अद्विक के ऐसा करते ही आकृति के तो मानो पूरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट सा लग गया। वो झट से अपने हाथों को अद्विक के पास से दूर कर दी। उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। शर्म के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अद्विक की नीली आंखें एक तक आकृति के चेहरे पर ही टिकी हुई थी और एक बार फिर से आकृति की लाल गालों को देख अद्विक बेचैन हो उठा। पूर्णवेरा अधिक का बेचैन मन यही कह रहा था कि वह अभी आकृति को अपनी बाहों में भरकर उसे जी भरकर प्यार करे, पर न जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि वह आकृति को खुद के करीब खींच सके। उसके अंदर एक गिल्ट सा था। आज आकृति की आंसुओं से कमजोर बना रहे थे। अधिक बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को आगे बढ़कर आकृति के कमर में हाथ डाले। फिर इससे पहले वह आगे जी पर सिर्फ अद्विक और आकृति ही थे। एनजीओ एक समुद्र के पास था, जिस कारण समुद्र की लहरों की तेज आवाजें आकृति के कानों में पड़े तो वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ गई। वो वही समुद्र के किनारे जाकर चुपचाप खड़ी होकर एक तक समुद्र की तेज चल रही लहरों की तरफ देखने लगी। कुछ सेकंड बाद अद्विक भी वही आकृति के पास आकर खड़ा हो गया। वो पीछे से आकृति एक बार फिर से अद्विक की कही बातों को नहीं समझ पा रही थी। वो धीरे से अद्विक से दूर हुई और उसकी तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगी। अद्विक आकृति के कंफ्यूज फेस को देख सब समझ गया, पर वो बिना कुछ बोले वही समुद्र के किनारे पर एक साइड बैठ गया। अद्विक के बुलाने पर आकृति भी वही उसके पास बैठ गई और एक बार फिर से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे मानो वो अद्विक के कुछ बोलने का इंतजार कर रही हो। पर अद्विक बिना कुछ बोले अपनी नीली आंखों से एक तक समुद्र की गहराइयों को देख रहा था। पूर्णविराम अद्विक के कुछ ना बोलने पर आकृति भी अपनी नजरों को समुद्र की तरफ मोड़ ली। उसे पता था कि अगर वो अधिक से कुछ पूछेगी तो शायद उसे बुरा लग सकता है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अद्विक ज्यादा बातें नहीं करता, इसलिए वो चुप ही रहती है। पूर्णविराम कुछ सेकंड तक दोनों ही बिल्कुल शांति से वैसे ही बैठे रहे। अद्विक धीरे से आकृति की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। अभी भी वो बिल्कुल चुप था। वही आकृति भी शांत बैठी हुई थी, पर उन दोनों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की खामोशियां ही एक दूसरे से बातें कर रही हो। पूर्णविराम इस वक्त उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस कर रहा था। आकृति के लिए तो यह सब किसी सपने के पूरे होने की तरह था। उसे तो यही लग रहा था कि ये पल यही रुक जाए और वो बस ऐसे ही अद्विक के साथ पूरी जिंदगी बैठी रहे। पूर्णविराम ऐसा ही कुछ हाल अद्विक का भी था। तभी अद्विक धीरे से आकृति की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ मोड़ा और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े ही गौर से देख रहा था। वो आकृति के आंखों में देखते हुए उसके गुलाबी होठों पर अपनी नीली आंखें ठहर गए। पूर्णविराम फिर अद्विक धीरे धीरे आकृति के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अद्विक को खुद की तरफ बढ़ते देख आकृति की सांसें तेज होने लगे। वो अपने होठों पर अद्विक के गर्म सांसों को साफ महसूस कर पा रही थी। अभी आकृति अद्विक से कुछ पूछती उससे पहले ही अद्विक आकृति के होठों को अपने होठों में भर लिया और बड़े ही प्यार से सॉफ्टली उसके होठों को किस करने लगा। पूर्णविराम आकृति की आंखें अपने आप बंद हो गए, पर अभी भी वो कुछ रिस्पांस नहीं कर रही थी। वो बस चुपचाप बैठी हुई थी। वो ना ही रिस्पांस कर रही थी और ना ही अद्विक को खुद से दूर कर पा रही थी। धीरे धीरे अद्विक अपने हाथों को उसके कमर पर फिराने लगा। आकृति की तो धड़कनें जैसे मानो बेकाबू हो गए थे और वो धीरे धीरे कांपने भी लगी थी। कुछ सेकंड तक अद्विक आकृति की कंपन को ये मेरी ही वाइब है ना, ये इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, क्या सिर्फ एक किस करते हुए ही सो गई, कुछ और करूंगा तो क्या करेगी, यू आर सो अनरोमांटिक वाइफी। यह बोलकर अद्विक अजीब सा मुंह बनाया। पूर्णविराम फिर कुछ सोचते हुए वो आकृति के चेहरे पर आए बालों के लटों को उसके कान के पीछे करते हुए हल्का मुस्कुराकर बोला, चाहे जैसी भी है तो मेरी ही वाइफ ना, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलकर अद्विक आकृति के गालों को चूम लिया और फिर कसकर आकृति को अपनी बाहों में भर लिया। पूर्णविराम आकृति भी नींद में ही अधिक की से चिपक गई, जैसे उसे अद्विक की बाहों में एक सुकून मिल रहा हो। अधिक काफी देर तक वहीं बैठा हुआ कभी समुद्र की तेज लहरों की तरफ देखता तो कभी अपनी स्वीट सी वाइफ आकृति की तरफ। आज वो बड़े ही गौर से अपनी वाइफ को देख रहा था। वो आकृति की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, सच में मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आई एम सो लकी कि मेरी लाइफ में तुम आई। आकृति तुम्हारे आने से मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई है और अब मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरी लाइफ की खूबसूरती ऐसे ही बनी रहे। वह बोलते हुए अद्विक एक बार फिर से आकृति के गाल को चुम लिया और तुरंत उसे अपने गोद में उठा लिया। फिर उसे लेकर चलते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वो आकृति को बड़े ही आराम से ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट लगा दिया। फिर खुद दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और खुद ड्राइव करते हुए कार को लेकर आगे बढ़ गया। पूर्णविराम कार ड्राइव करते हुए ही अधिक की नजरें आकृति पर ही थी। वह बड़े ही ध्यान से ड्राइव कर रहा था। उसे यही लग रहा था कि किसी ठोकर पर झटका लगने पर आकृति को कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए वो बहुत ही ध्यान से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद अद्विक अपने बंगले के सामने कार रोका। फिर वो अपना सीट बेल्ट खोलकर कार का डोर ओपन करता है। पूर्णविराम फिर वो दूसरी तरफ अद्विक आकृति को अपने गोद में लिए हुए ही पैलेस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। अब तक वहां पर सभी लोग सो गए थे, सिर्फ बाहर खड़े गार्ड ही थे जिनकी नजरें अधिक पर गई, जो कि आकृति को अपने गोद में लिए पैलेस के अंदर जा रहा था। वो सभी गार्ड अद्विक की तरफ देख तुरंत अपनी नजरें झुका लिए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। पूर्णविराम अधिक तेजी से चलते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ा। रूम में जाकर अधिक धीरे से आकृति को बेड पर लिटा दिया, जैसे मानो वो कोई बहुत कीमती चीज हो जिस पर वो एक खरोट तक नहीं आने देगा। आकृति को लिटाने के बाद अधिक धीरे से नीचे झुका और आकृति के होठों को चुम लिया। फिर आकृति को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और खुद चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। पूर्णविराम कुछ देर बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर आया और बेड पर जाकर लेट गया। वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर आकृति को खुद की तरफ खींचा और खुद से चिपका लिया। वो अपने दूसरे हाथ से आकृति के बालों को सहला रहा था। सोते हुए आकृति किसी मासूम गुड़िया की तरह लग रही थी। अद्विक कुछ सेकंड तक आकृति को निहारता रहा, जैसे मानो वो अपनी आंखों में ही आकृति को बसा ले। वाइफ ही यह कर वो तुरंत आकृति को अपनी बाहों में जकड़ लिया और खुद भी अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह पैलेस में बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी, क्योंकि आज यहाँ पर दीपावली की पार्टी की सारी तैयारियां हो रही थी। सभी नौकर अपने अपने काम के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। वहीं सुनैना जी भी सभी नौकरों को अपना इंस्ट्रक्शन दे रही थी। पूर्णविराम वहीं अद्विक के रूम में कुछ अलग ही माहौल था। अद्विक आकृति को अपनी बाहों में ली गहरी नींद में सोया हुआ था। कुछ देर बाद धीरे धीरे आकृति की जब आंखें खुलने लगी तो खुद को अद्विक की बाहों में देख शौक रह गई। आज ये दूसरी बात, जब आकृति की आंखें खुली थी तो वो अद्विक की बाहों में थी। उसका एक हाथ अद्विक के सीने पर था। खुद को अद्विक के इतने करीब महसूस कर आकृति वह कुछ सेकंड तक अद्विक के हैंडसम फेस को निहारती रही। ऐसा बहुत कम ही होता था जो आकृति अद्विक के चेहरे को देख पाती थी। हमेशा अद्विक की नीली आंखें उसे अपनी नजरों को नीचे झुकाने के लिए मजबूर कर देती थी। कुछ देर तक अद्विक के चेहरे को निहारने के बाद आकृति का ध्यान वॉल क्लॉक पर गया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूर्णविराम अब तक सुबह के 8:00 बज गए थे। ये टाइम देखकर आकृति के तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो झट से बेड पर उठकर बैठ गई और बोली, ओह शिट, आज मुझे उठने में इतना लेट कैसे हो गया। आकृति खुद की सिर पर चपत लगाते हुए बोली। पूर्णविराम
फिर वो जल्दी से अद्विक से दूर होकर बेड से नीचे उतरने लगी। उसी समय अद्विक आकृति के कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब खींच लिया। आकृति सीधे अद्विक के सीने से जा लगी। वो अपनी घबराई हुई आंखों से अद्विक को देख रही थी। वही अद्विक की आंखें अभी भी बंद थी। पूर्णवेरा, वाइफी, हर रोज तुम मेरा फायदा उठाती हो और मेरे उठने से पहले ही यहाँ से भाग जाती हो। दिस इज नॉट फेयर वाइफी। अद्विक बिना किसी भाव के अपने धीमी वॉइस में बोला। पूर्णवेरा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मुझे, आकृति अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली। तभी अद्विक अपनी आंखें खोल आकृति की तरफ देखने लगा। जैसे ही आकृति ने आदमी की नीली आंखों को खुद की तरफ देखते हुए पाई तो उसकी नजरें नीचे झुक गई। अद्विक आकृति की आंखों में डर और शर्म दोनों के भाव साफ देख पा रहा था। आकृति तो हल्का हल्का कांप भी रही थी। पूर्णवेरा, वह महसूस करके अधिक को खुद पर गुस्सा आने लगा कि आकृति का यह डरना और इस तरह से कांपना यह सब सिर्फ उसी के कारण हो रहा है। उसी ने अपनी वाइफ को इतना डरा कर रखा था कि उसकी वाइफ उससे नजरें तक नहीं मिल पाती। यह महसूस कर अधिक की पकड़ आकृति पर ढीली हो गई। जैसे ही आकृति ने अधिक की पकड़ को ढीला महसूस किया वो झट से अद्विक से दूर होकर बेड पर इस फॉर योर दिवाली गिफ्ट वाइफी। अद्विक आकृति के हाथों में वो पैकेट को पकड़ाते हुए बोला। आकृति को पे गिफ्ट लेने में थोड़ा अजीब लग पा रहा था क्योंकि उसने अद्विक के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा था। अद्विक आकृति के कंफ्यूज फेस को देख सब समझ गया। वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से बोला, कोई बात नहीं वाइफी, तुम मुझे गिफ्ट नहीं दी तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें। अधिक की बात सुन एक पल के लिए आकृति तो चौंक गई कि अद्विक उसके मन की बात को कैसे जान गया। पर फिर अधिक के कहे लास्ट की लाइन को सुन उसका चेहरा लाल होने लगा। वो शर्माते हुए तुरंत अद्विक से दूर हुई और भागते हुए रूम से बाहर चली गई। पूर्णवेरा, बहुत जल्द वाइफी, मैं तुम्हारे अंदर के डर और घबराहट को दूर कर दूंगा। अद्विक आकृति को रूम से बाहर जाते देखकर धीरे से बोला और एक बार फिर से अपने आंखों को बंद कर लेट गया। आज उसको ऑफिस नहीं जाना है तो वो आराम करने लग गया। पूर्णवेरा, वही आकृति भागते हुए अदिति के रूम में गई तो अदिति तैयार हो रही थी। अदिति घूर कर आकृति की तरफ देख रही थी। आकृति ने भी एक नजर उसे घूर कर उसे देखा और फिर भागते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। आकृति को इस तरह से भागते देख अदिति को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, पागल लड़की। वह बोलकर वो अपने बाल बनाने लगी। कुछ ही देर में वो तैयार होकर वहीं बेड पर बैठकर आकृति के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। वो अपना मोबाइल निकालकर कुछ चेक करने लगी। पूर्णविराम, कुछ देर बाद आकृति वॉशरूम से बाहर आई। वो जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हुई और अपने बाल बनाने लगी। अदिति आकृति की तरफ देख उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मैडम, आज उठने में भी इतना लेट कर दी क्या, कल रात भर भाई सोने नहीं दी। अदिति की बात पर आकृति उसे घूर घूर कर देखने लगी तो अदिति तेज तेज हंसते हुए बोली, अरे ऐसे घूर क्यों रही है, तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था कि मैं कल तुम लोगों की रातें रंगीन कर दी और उल्टा तू मुझे घूर रही है। अदिति की बात पर अब आकृति को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, अदिति की बच्ची, रुक मैं तुझे भी बताती हूँ। वही अदिति उसकी बात सुन हंसते हुए रूम से बाहर निकल गई। ये देखकर आकृति भी उसका पीछा करने लगी। दोनों ही भागते हुए नीचे डाइनिंग टेबल के पास गई जहां पर सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। पूर्णवेरा, आकृति अदिति को पकड़ते हुए गुस्से में बोली, आदू मैं तुझे आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी नहीं। वही अदिति आकृति की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, अक्कू आखिर मैंने ऐसा बोल क्या दिया जो तू इतना गुस्सा हो रही। वही डाइनिंग टेबल में बैठे दादाजी उन दोनों को मस्ती करते हुए देख रहे। वो अपने तेज आवाज में कुछ बोले जिसे सुनते ही अदिति और आकृति दोनों अपनी जगह। यह सब क्या हो रहा है? दादाजी की तेज आवाज वहां गूंज उठता है जिसे सुनकर आकृति और अदिति डर जाती है। वो दोनों अपनी जगह पर खड़े ही रह जाती है। वहीं वहां डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों की नजर उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वही अद्विक भी अपनी नीली आंखों से आकृति को ही देख रहा था। पूर्णवेरा, देखिए ना दादाजी, ये अक्कू ना मुझे परेशान कर रही है। अदिति बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर अपने दादाजी की तरफ देखकर बोली। वही अदिति की बात सुन आकृति का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुंह खुले हैरानी से बोली, आओ कितनी झूठ बोल रही हो आदू, शर्म नहीं आती तुझे, ऐसे सबके सामने झूठ बोल रही है, मुंह चिढ़ाती है। कुछ देर बाद दादाजी दोनों को शांत कराकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल दिए। वो दोनों वहीं बैठ जाती। सभी वहां पर बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सुनैना जी आकृति को घूर रही थी और वही दादाजी के ठीक सामने बैठा अद्विक अपने प्यार भरी नजरों से आकृति को देख रहा था। आकृति के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर अद्विक को बहुत सुख। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए। पूरा दिन बीत गया। शाम के करीब 6:00 बजे सभी गेस्ट वहां पैलेस आने लगे। वहीं बैंक यार्ड में बने बड़े से हॉल को दीपावली पार्टी के लिए डेकोरेट कराया गया था। पूर्णविराम पर खड़े विजय जी सबका वेलकम कर रहे थे। विजय जी के साथ विवेक भी खड़ा था। हालांकि उसका मन तो नहीं था पर वो सिर्फ दिखावे के लिए सब कर रहा था। वहां एक एक करके सारे गेस्ट आ रहे थे। उसी समय आकृति के डैड और भाई ने भी वहां पर एंट्री किया। विजय जी अपने दोस्त अमरिंदर जी से गले मिले और उन्हें अंदर आने के लिए बोले। वहां हाल में सभी लोग। कुछ ही देर में वहां अधिक भी आ गया जिसने पर्पल कलर का इंडो वेस्टर्न शेरवानी पहना हुआ था जिसमें अधिक और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहां मौजूद सभी लड़कियों की नजर अधिक पर ही टिकी हुई थी। वहीं अद्विक किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। उसकी नजरें तो किसी और को ही ढूंढ रहे थे। वो कोई और नहीं उसकी वाइफ थी जो अभी तक पार्टी में मौजूद नहीं थी। पूर्णवेरा, कुछ देर बाद ही वहां पर टीना आती है। सबसे पहले वो दादाजी के पास गई। वो दादाजी को हैप्पी दिवाली बोली। दादाजी बस फीका मुस्कुराए पर वो कुछ भी बोले नहीं। फिर वो सुनैना जी के पास जाकर मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद सुनैना जी ने आंखों से इशारा करके अद्विक की तरफ दिखाती तो वो मुस्कुराते हुए बड़े ही अदा के साथ मटकते हुए अद्विक के सामने आकर खड़े होकर बोली, बेबी आई मिस यू सो मच। वहीं अद्विक भी नॉर्मली उससे मुस्कुरा कर मिलता है। टीना जैसे ही उसके गले लगने लगती है तो अद्विक तुरंत उससे 2 कदम दूर हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, शायद तुम भूल रही हो कि अभी हम कहाँ हैं, मैं अभी अपनी फैमिली के बीच हूँ। यह सुनकर टीना को बहुत तेज गुस्सा आता है पर फिर भी वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर अपने चेहरे पर फिक्स स्माइल लिए अद्विक से नॉर्मली बातें करने लगी। पर अद्विक को तो टीना में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। भले वो टीना से बातें कर रहा था पर उसकी नजरें कहीं और ही टिकी हुई थी। अचानक ही सामने से आ रही आकृति को देखते ही अद्विक का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा आकृति रेड कलर की फ्लोरल साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने काले घने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने गले में सिर्फ अद्विक के नाम का मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहने हुए आकृति किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी। वहां आए सभी लोगों की नजरें भी आकृति पर ही टिक गई। पूर्णवेरा, आकृति अदिति के साथ चलते हुए वहां आई और सबसे पहले जाकर दादाजी के पास गए और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ली। दादाजी भी खुश होकर आकृति को आशीर्वाद दिए। फिर आकृति अपने डैड से मिली। उसके डैड अमरिंदर जी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए। वहीं रक्षित की नजरें आकृति के साथ आ रही अदिति पर ही थी जिसने इस वक्त पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसने
आकृति कुछ देर तक अपने डेट से मिली और फिर अपने भाई रक्षित के पास जाकर उससे मिलकर बातें करने लगी। वहीं टीना, जो कि अद्विक से बातें कर रही थी, पर अद्विक था कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो तो बस अपने प्यार भरी नजरों से आकृति को देख रहा था। टीना को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसे मन ही मन आकृति पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो आकृति, ये आकृति यहाँ जानबूझकर शो ऑफ करने के लिए इस तरीके से तैयार होकर आई है ताकि वो अद्विक को अपने जाल में फंसा सके, पर शायद वो नहीं जानती वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अद्विक मेरा ही रहेगा। ये बोलते हुए टीना तुरंत अद्विक के हाथ को पकड़ लिया। अद्विक ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि अब उसकी आंखों में गुस्से के भाव आ गए थे। उसे आकृति को रक्षित से इतना चिपक कर बातें करते देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भले ही रक्षित आकृति का भाई था, पर अद्विक कभी भी आकृति को किसी और के करीब देख बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हमेशा की तरह आज भी आकृति को रक्षित के कुछ देर में दादाजी के कहने पर वहां मौजूद सभी लोग दीपावली की सेलिब्रेशन करने लगे। कोई फुलझड़ियां तो कोई पटाखे जला रहे थे। छोटे बच्चों के लिए कलरफुल फुलझड़ियां और मिठाइयां रखा हुआ था। वहां पर सारी अरेंजमेंट किया गया था। सुनैना जी और विवेक तो अपने ही प्लानिंग में थे। उनका आज कुछ और है प्लानिंग था। उन्होंने सोच रखा था कि आज अद्विक और टीना को एक दूसरे के करीब लाकर रहेंगे और फिर उन दोनों के एक रूम में लॉक कर देंगे। उसी समय वहां कुछ लोगों को वहां भेज देंगी जिससे सभी लोगों के सामने अद्विक और टीना के अफेयर का पता चल। अद्विक आकृति के साथ अकेले में दिवाली सेलिब्रेट करना चाहता था। उसके आज अलग ही प्लान थे, पर आकृति थी कि उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि आकृति अद्विक को नहीं देख रही थी, वो अपनी चोर नजरों से रह रहकर अद्विक को निहार लेती थी और वो अभी बहुत नाराज थी। अद्विक को टीना के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे दिलन ही दिल में बहुत ही बुरा महसूस। कुछ देर तक वहां रहने के बाद अद्विक टीना से दूर होकर कुछ जरूरी काम बताकर पैलेस के अंदर जाने लगा। जैसे ही सुनैना जी ने यह देखा तो वो विवेक को देखकर कुछ इशारा कर दी। विवेक अपनी मॉम के इशारे को समझ गया और वो टीना को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद जब उसे टीना मिली तो वो टीना के पास जाकर बोला, टीना तुम्हें जल्द से जल्द पैलेस के अंदर जाना होगा। जैसा टीना भी उनकी प्लान में पहले से ही शामिल थी, इसलिए वो में सिर हिलाई और मुस्कुराते हुए एक बार विवेक के गाल पर किसकी और अपने कमर को मटकाते हुए पैलेस के अंदर चली गई। वही विवेक टीना को जाते देख एक मुस्कुराने लगा और मन ही मन बोला, मेरे प्यारे बड़े भैया, आज की रात आपके लिए बहुत बुरी होने वाली है। अद्विक अपने लंबे लंबे कदमों के साथ चलते हुए पैलेस के अंदर आया। वहां जाकर उसकी नीली आंखें चारों तरफ किसी को बेताबी से ढूंढने लगे। फिर वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाता है, पर उसे रूम में कोई नजर नहीं आता। फिर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए टेरिस पर चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर टेरिस पर पहुंचता तो वहां टेरिस पर कॉर्नर में खड़ी एक लड़की को देख अद्विक कसकर उस लड़की को अपने बाहों में जकड़ा हुआ था। उसके गर्म सांसें उस लड़की के चेहरे और गर्दन पर पड़ रहे थे। अद्विक ने अपने सिर को उस लड़की के बालों के अंदर घुसाकर उसे स्वीप कर रहा था। वही वो लड़की चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर एक स्माइल भी था, पूर्णविराम। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगा। अद्विक उसी तरह पकड़े हुए ही अपने भारी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला और उसे अपने बाहों में और जकड़ लिया। जैसे ही लड़की यानी कि आकृति अद्विक की बातों को सुनती है तो वो चौंक जाती है। वही अचानक से अद्विक के ऐसे टाइट पकड़ने पर उसे उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है और वो बुरी तरह कांपने लगती है। वह चाहकर भी आकृति की कंपन को महसूस कर अद्विक मायूस हो जाता है। फिर वो धीरे से आकृति से दूर होता है और उसे अपनी तरफ करके कुछ बोलने वाला था कि तभी आकृति अपनी प्यारी सी आवाज में धीरे से बोली, वो मैं यहाँ पर एक सामान लेने के लिए आई थी, यही छत पर एक लड़ी थी, मैं बस वही। आकृति इतना ही बोलती है कि अद्विक तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, आगे तुम कुछ नहीं बोलोगी और अब यहाँ से तुम कहीं भी नहीं जाओगी क्योंकि मैं अब तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। आकृति अद्विक की ये बात सुनते ही चौंक गई। उसकी आंखें पर आकृति को चुप देखकर अद्विक को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो धीरे से आगे जी के कानों में बोला, बस करो और कितना मेरी बहन को अपने मन ही मन कोसोगी, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बहन। जैसे ही आकृति अद्विक की बात सुनती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि इन्हें कैसे पता कि वो अपने मन में क्या बोल रही थी और किसके बारे में बोल रही थी। आकृति की हैरान नजरों को देखकर अद्विक सब समझ गया, पर वो कुछ नहीं बोलता। वही आकृति अद्विक से कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। यह देख आकृति एक बार फिर से चौंक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए बोली, अरे छोड़िए, क्या कर रहा है आप। पर अद्विक जाए कुछ नहीं बोलता। वो उसे घूर कर देखता है तो आकृति चुप हो जाती है। अद्विक आकृति को लेकर वहीं एक साइड में लगे झूले पर बैठा देता है और फिर वहां पर एक लाइट ऑन करता है। जैसे ही वहां लाइट ऑन होती है आकृति वहां की डेकोरेशन को देख चौंक जाती है। वहां चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, पूर्णविराम। आकृति झट से झूले पर से नीचे उतरती है और वो सब कुछ देखने लगती है। उसे ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस वक्त उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। आकृति को स्माइल करता देख अद्विक को भी बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वो भी झूले पर से नीचे उतरता है और अपने कदम आकृति की तरफ बढ़ा देता है, पूर्णविराम। आकृति जो कि अभी वहां की सारी डेकोरेशन को देख ही रही थी कि तभी अद्विक पीछे से आकृति की साड़ी के अंदर अपना हाथ डाल उसे उसके कमर से पकड़ लेता है। जैसे ही आकृति अद्विक के ठंडे हाथों की छूं को अपने पेट पर महसूस करती है तो उसे एक अजीब सा सरसराहट सा महसूस होने लगता है। उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। आकृति अपनी जगह पर बिल्कुल जम सी का ये करना आकृति के दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसी समय अद्विक अपने दूसरे हाथ से वही साइड में रखे फुलझड़ी में से एक फुलझड़ी को उठाता है और उसे वहां लगे कैंडल से जलाकर आकृति की तरफ बढ़ता है, पर वो अभी भी आकृति की कमर पर अपने उंगलियों को फिरा रहा था। आकृति जो कि अभी शर्म के कारण पूरी तरह वह अद्विक के फुलझड़ी पकड़ाने पर धरी से अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अद्विक के हाथ से वो फुलझड़ी ले लेती है। फिर अद्विक भी आकृति के हाथ पर अपने हाथ रख देता है। अब दोनों एक साथ फुलझड़ी जलाने लगते हैं। इस वक्त उन दोनों के ही चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थे। 11 हालांकि आकृति का तो अभी बुरा हाल था। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वहीं अद्विक फुलझड़ी से खेलते हुए भी उसकी नजरें आकृति के लाल टमाटर जैसे गालों पर ही टिके हुए थे। फिर वो धीरे से अपने चेहरे को आगे बढ़ाता है और वो आकृति के गालों पर अपने होठ फिराने लगता है, पूर्णविराम। आकृति एक बार फिर से कांपने लगती है। उसकी धड़कनें बहुत ही तेजी से धड़कने लगती है। आकृति समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वहीं अद्विक आकृति की सारी हरकतों को समझ रहा था, पर वो अभी भी अपने होठों को आकृति के गालों से लेकर गर्दन तक तेजी से फिराने में लगा हुआ था। इस बीच अद्विक की उंगलियां भी आकृति के सॉफ्ट और पतले कमर पर अपने हरकतें कर रहे थे। वही अद्विक के गर्म होठों को अपने गालों और गर्दन पर महसूस करके आकृति की सांस ही मानो जैसे रक सी गई थी। अद्विक बहुत ही बेचैनी से आकृति के गाल गर्दन को चुमते हुए उसके कॉलर बोन तक पहुंच गया था। कुछ देर बाद ही आकृति खुद के बढ़ी हुई धड़कनों को संभाल नहीं पाती है और वो अद्विक से दूर होने लगती है, पूर्णविराम। उसी समय अद्विक उसे अपनी तरफ करता है
और उसे अपने में जकड़ लेता है। फिर बड़े ही प्यार से आकृति के माथे पर अपने होठ रख उसे चूम लेता है। अद्विक के ऐसा करते ही आकृति की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। फिर अधिक आकृति के बंद दोनों आंखों को बारी बारी से चूम लेता है। अद्विक के होठों को अपनी आंखों पर महसूस कर आकृति कसकर अपनी साड़ी को पकड़ लेती है। अद्विक अब धीरे से आकृति के दोनों गालों को चूमता है। आकृति की तो धड़कने समय के साथ और भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही उसकी तेज धड़कने एक पल में ही रुक जाएंगी। अधिक आकृति के गालों को चूमते हुए उसके होठों के करीब अपने होठ लाता है और कुछ सेकंड के लिए वही रुक जाता है। पूर्णविराम। आकृति की आंखें अभी भी बंद थी और उसे पता था कि अब अधिक क्या करने वाला है। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर फील हो रहे थे। अद्विक कुछ सेकंड तक आकृति के होठों के करीब ही अपने होठों को रोक रहता है। वही आकृति बड़ी ही बेचैनी से अपने हाथों से साड़ी को पकड़े हुए चुपचाप खड़ी थी। अब उसके होंठ भी कांपने लगे थे। अधिक की नीली आंखें आकृति के कुछ सेकंड बाद जब अद्विक से नहीं रहा जाता है तो वो अपने होंठ आकृति के कांपते होठों पर रख उनके बीच की कुछ इंच की दूरियों को भी मिटा देता है और बड़े ही प्यार से उसके होठों को चूमने लगता है। आकृति बस चुपचाप खड़ी अपने होठों पर अद्विक के होठों को महसूस कर रही थी। उसके पेट में तो जैसे इस वक्त हजारों तितलियां उड़ रही थी पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल। अभी कुछ ही सेकंड हुआ था कि उस शांत माहौल में अचानक ही अद्विक का मोबाइल बजने लगा। ऐसे मोबाइल के बजने से आकृति अपने सेंस में वापस आती है और वो अधिक से दूर होने के लिए कसमसाने लगती है। अद्विक जिसका मूड बिल्कुल भी नहीं था कि वो अभी आकृति के होठों को छोड़े पर आकृति के इस तरह कसमसाने पर उसे बहुत बुरा लगता है और ना चाहते हुए भी उसके होठों को अद्विक के ऐसे देखने से आकृति बुरी तरह से घबरा जाती है। वो अद्विक की आंखों में खुद के लिए नाराजगी को साफ देख पा रही थी। आकृति अपनी नजरों को झुकाए धीरे से अपने घबराई हुई आवाज में बोली, वो आपका फोन बज रहा है। फोन की रिंग अभी भी बज रही थी। अद्विक को अब फोन करने वाले पर गुस्सा आने लगा। ऐसा उसके साथ हमेशा होता था। जब भी वो आकृति के करीब आने लगता था तो उसका मोबाइल बजने लगता था। उसके गुस्से को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी फोन करने वाले की खैर नहीं। पूर्णविराम। वो गुस्से से अपने पेन के पॉकेट से मोबाइल निकाला। फिर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उसकी नीली आंखें और भी ज्यादा सर्द हो गई। वो अपने सर्द नजरों से एक सेकंड घूर कर उस नंबर को देखता रहा और तुरंत कॉल पिक कर लिया। पूर्णविराम। अद्विक के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से टीना की बड़ी ही मैग्नेटिक वॉइस अद्विक के कानों में पड़े। टीना अपने मधोश कर देने वाली आवाज में बोली, हेलो बेबी, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इस पार्टी में भी तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ और तुम मुझे ऐसे से। अद्विक को टीना की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर बहुत ही तेज गुस्सा आता है। वहीं पास में खड़ी आकृति भी फोन पर टीना की सारी बातों को सुन लेती है। अब उसे दिल ही दिल में बहुत दुख महसूस होने लगता है। वो अब समझ गई थी कि अद्विक उसे छोड़कर टीन के पास चला जाएगा, इसलिए वो धीरे से अद्विक से दूर होने लगी। पूर्णविराम। इससे पहले कि आकृति अद्विक से दूर होती, अद्विक अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर वापस से आकृति की कमर में डाल उसे अपने बिल्कुल करीब चिपक लेता है। उसी समय टीना की आवाज फिर से अद्विक के कानों में पड़े। वो बोल रही थी, बेबी तुम्हें याद है पिछले साल हमने दिवाली कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था? हम साथ में कितना एंजॉय किए थे। मैं इस बार भी अपने इस दिवाली को वैसे ही। टीना की बात सुनकर गुस्से से अद्विक की पकड़ उसके मोबाइल पर कस गए। वहीं टीना की बातें सुनकर आकृति का तो दिल बुरी तरह से टूट रहा था। उसे अब घुटन सी होने लगी थी। तभी अद्विक अपने रूड वॉइस में कुछ ऐसा बोला जिसे सुन टीना और आकृति दोनों ही हैरान रह गई। टीना को तो यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी अद्विक ने ऐसा कुछ कहा है। वही आकृति को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। पूर्णविराम। बेबी तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। टीना अपने आवाज में बहुत सारे प्यार लिए बोली। टीना अभी अद्विक के रूम थी। वो उसके रूम में उसके साथ रोमांस करने के लिए आई थी। पूर्णविराम। अपनी वाइफ को किस कर रहा? टीना की बात सुन अद्विक तुरंत बोला। अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अद्विक की बात सुनते ही टीना बिल्कुल चौंक गई। एक पल के लिए वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, पर फिर कुछ सोचकर वह मुस्कुराने लगी। वही आकृति भी अद्विक की बात पर बिल्कुल हैरान थी। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अपनी अद्विक के चेहरे की तरफ देख रही थी जो बिल्कुल इमोशनलेस था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अद्विक ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि वो ये बात जानती थी कि अद्विक ने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था। अभी वो दोनों किस कर रहे थे, पर उसने टीना को यह सब कैसे बता दिया? ये बात आप आकृति को समझ नहीं आ रही थी, पर अद्विक के यह सब बोलने से आकृति को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा मैं। टीना मुस्कुराते हुए अद्विक से बोली, ओ बेबी मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए सब बोल रहे हो ना। कोई बात नहीं, मैं सब समझ गई। तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तुम तो कोई मजाक नहीं कर रहा है और ये बात तुम भी जानती हो कि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। टीना की बात को बीच में काटते हुए अद्विक तुरंत बोला। इससे पहले कि टीना कुछ और बोलती उससे पहले अद्विक ने कॉल कट कर दिया। टीना तो बस हैरान रह गई। वो अपने फोन की तरफ देख रही थी जो कि अब तक कट चुका था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी पकड़ मोबाइल पर कस गई। ये बोलते हुए टीना अद्विक के रूम से बाहर निकली। फिर वो तेजी के साथ चलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और टेरेस की तरफ चली गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अद्विक अगर यहाँ नीचे नहीं है तो वो ऊपर टेरेस पर ही होगा। पूर्णविराम। वही आकृति को टीना की बातें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। उसकी आंखें हल्के नम हो गई थी। वो अपनी नजरों को नीचे झुकाए खड़ी थी। अद्विक कॉल कट करके मोबाइल को अपने पेन में वापस रखा और आकृति की तरफ मुड़ा। वो आकृति के खूबसूरत चेहरे पर उदासी को साफ देख पा रहा था। पूर्णविराम। अद्विक को आकृति का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बड़े ही शिद्दत से उसके माथे को चुम लिया और फिर उसके नोज से अपने नोज को टकराते हुए बोला, ओए क्या सोच रही हो तुम मेरे साथ रहते हुए किसी और के बारे में? कैसे सोच सकती हो? दिस इज नॉट फेयर वाइफ। अद्विक की बात सुन आकृति शॉक्ड हो गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए अद्विक की तरफ देखने लगी। वही अद्विक की मिली आंखें आकृति के खूबसूरत से चेहरे पर ही टिके हुए थे और आकृति की झील जैसी आंखें उसे मदहोश कर रहे थे। पूर्णविराम। आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी आकृति बोल ही रही थी कि तभी अद्विक उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया। आकृति के बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए और अद्विक बड़े ही मदहोशी के साथ आकृति के होठों को स्लोली स्लोली चुमने लगा। पूर्णविराम। उसने अपने एक हाथ से आकृति के खुले कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को उसने उसके पीठ पर रखा हुआ था। आकृति का ब्लाउज काफी डीप होने के कारण उसका बैंक खुला हुआ था और अद्विक आकृति को किस करते हुए अपने उंगलियों को उसकी खुली हुई सॉफ्ट पीठ पर भी चला रहा था, जिससे आकृति के रोंगटे खड़े हो गए थे। पूर्णविराम। ना ही अद्विक के किस में उसका साथ दे पा रही थी और ना ही खुद के शरीर में हो रहे परिवर्तन को बदल पा रही थी। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी। ये देखकर अद्विक आकृति की कमर पर पिंच किया, जिससे दर्द के कारण आकृति के मुंह से एक आह निकल गई और उसका मुंह खुला गया। इसका फायदा उठाकर अद्विक तुरंत अपने टंग को आकृति के मुंह के अंदर एंटर कर दिया। अद्विक के ऐसा करते
वही आकृति की धड़कनें बहुत ही तेजी से चल रही थी। उसने कसकर अपनी साड़ी को पकड़ रखा था और अद्विक बहुत ही संजीदगी से आकृति के होठों को चूम रहा था। उसके टंग आकृति के टंग के साथ उलझे हुए थे। इस पल में दोनों ही एक दूसरे में कहीं खोसे गए थे। पूर्णविराम। वही एक जोड़ी चलती हुई निगाहें घूर कर इन दोनों को देख रहे थे। ये कोई और नहीं टीना थी जो कि छत पर आ गई थी और दोनों को साथ में किस करते देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके लंबे नाखून हथेलियां में चुभने के कारण उनमें से ब्लड निकल रहे थे, पर उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था टीना को देखकर। जैसे ही वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई, उसे वही विवेक मिल गया। वो टीना को इस तरह से गुस्से में देख उससे कुछ पूछने वाला था कि टीना उसे इग्नोर करके तेजी से वहां से बाहर निकल गई। विवेक को कुछ ठीक नहीं लगा। विवेक टीना को पीछे से पुकारते हुए बोला, रुको टीना, क्या हुआ? हमारा प्लान क्या हो गया? तुमने वो वीडियो बना? विवेक के पूछने पर टीना पीछे नहीं मुड़ी। वो सामने जाते हुए ही बिना विवेक की तरफ देखते हुए बोली, अब भूल जाओ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोलकर टीना तुरंत तेजी से आगे बढ़ गई। इस वक्त वो गुस्से से लाल थी। विवेक वहां से जा रही टीना की तरफ देखता रहा। पूर्णविराम। इस लड़की को क्या हो गया? ये इतने गुस्से में क्यों यहाँ से गई है? और ये टीना क्या बोल रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ, ये सब लगता है ये पागल बोल गई है। ये कहते हुए विवेक अपने सिर को झटका और बैकयार्ड की तरफ हो रही पार्टी की तरफ पड़ गया। पूर्णविराम। वहां पहुंचते ही सुनैना जी विवेक को आते देखकर बोली, क्या हुआ? काम हुआ कि नहीं? टीना ने अपना काम किया या नहीं? सुनैना जी की बात पर विवेक बोला, मॉम, हमें लगता है इसको हमें अपने प्लान में लेना ही नहीं चाहिए था। ना जाने वो क्या बड़बड़ा कर चली गई कि कुछ नहीं हो सकता, सब भूल जाओ। मैं उसे कितना रोकता रहा पर रुकी नहीं। विवेक की बात सुन सुनैना जी भी सो वही पार्टी में अदिति अपनी एक फ्रेंड के साथ खाना खा रही थी कि अचानक उसके कपड़े पर सब्जी गिर गया। ये देखकर अदिति जल्दी से खाने का प्लेट वही रखे और अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए अंदर की तरफ चली गई। रक्षित खड़ा अदिति को ही देख रहा था। जैसे ही उसने अदिति को घर के अंदर जाते हुए देखा तो वो भी अपने कदम उसके पीछे बढ़ा दिए। पूर्णविराम। अदिति सीधे नीचे वॉशरूम में आई और अपने ड्रेस को साफ करते हुए बड़बड़ाने लगी, आदू, तू भी ना कुछ भी ध्यान नहीं सकती? माना कि तुझे बहुत भूख लगा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू इस तरह से अपने ऊपर अपने कपड़ों को भी खाना खिला दे। ये बोलकर वो हंसने लगी। फिर जैसे ही अपना कपड़ा साफ करके वॉशरूम से बाहर आई तो बाहर रक्षित उसके सामने खड़ा। रक्षित बिना कुछ बोले अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ा दिया। रक्षित को खुद की तरफ बढ़ते देख अदिति की घबराहट और बढ़ गई और रक्षित को खुद की तरफ बढ़ते देख उसके कदम अपने आप पीछे की तरफ बढ़ने लगी। अदिति रक्षित जितना उसकी तरफ बढ़ता, अदिति अपने कदम उतने ही पीछे लेते हुए अदिति सीधे वॉल से जा टकराई और रक्षित उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। वो अदिति, दूर हटिए। इतना बोलकर अदिति रक्षित के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। पूर्णविराम। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कुछ सेकंड बाद रक्षित अपने भारी आवाज में अदिति से बोला। रक्षित की बात को सुनकर अदिति की सांसें बढ़ गई। उसका पूरा चेहरा इस वक्त जल रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खुद को हिम्मत देते हुए धीरे से बोली, उस दिन के लिए थैंक यू। इतना बोलकर अदिति जल्दी से वहां से मुड़ी और भागने लगी कि तभी रक्षित पीछे से ही उसकी कलाई को पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। रक्षित के अचानक ऐसे खींचने से अदिति सीधे उसके सीने से जा लगी। जहां रक्षित के हाथ अदिति के कलाई से होते हुए उसके कमर पर टिके हुए थे, वहीं अदिति के हाथ रक्षित के सीने पर थे। दोनों की ही नजरें एक दूसरे को देख रहे। तभी पीछे से तालियां बजाने की आवाज उन दोनों के कानों में पड़े। इसके साथ ही किसी के तेज से गुस्से भरी आवाज आई जिसे सुनकर अदिति की आंखें फैल गई। पूर्णविराम। ओ तो इसीलिए उस दिन मुझे थप्पड़ मारा गया था और मुझे गलत बोला गया कि मैं धोखा दे रहा हूं, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है मुझे। सामने एक लड़का ताली बजाते हुए अदिति की तरफ देखा था। एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला पूर्णविराम। उस लड़के को देखकर अदिति को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वही उससे कहीं ज्यादा रक्षित को उस लड़के को गुस्सा आ रहा था। वो अपने खा जाने वाली नजरों से उस लड़के को देख रहा था। वही वो लड़का उसी तरह से हंस रहा था जैसे मानो वो उन दोनों का मजाक उड़ा रहा हो। अदिति अभी भी रक्षित से बिल्कुल चिपकी हुई खड़ी थी और रक्षित ने भी उसके कमर से उसे पकड़ रखा था। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर सामने खड़ा वो लड़का गुस्से से और भी ज्यादा बौखलाया हुआ था। वो आगे बढ़कर एक झटके में अदिति को रक्षित से दूर कर दिया और तुरंत अदिति को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम मेरी हो और तुम ऐसे किसी और के करीब नहीं जा सकती। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अदिति खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी, पर वो लड़का अदिति पर अपनी पकड़ कसते जा रहा था। यह देखकर रक्षित की आंखें लाल हो गए। वो अपने लंबे हाथ को आगे बढ़ाया और तुरंत ही अदिति को पकड़कर अपने पास खींच लिया। अदिति की आंखें हल्की नम हो गई थी। वहीं रक्षित को उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रक्षित उस लड़के को अपने आंखों से ही मार डालेगा। वो लड़का फिर से अदिति को उसी तरह से रक्षित के पास देखकर बोला, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हें धोखा दिया, पर तुमने तो ना जाने कितनी रातें इस इंसान के साथ। चटाक अभी वो लड़का आगे बोल ही रहा था कि एक तेज थप्पड़ उसके गालों पर जा लगे और उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वो अपनी नजर उठाकर देखा तो अदिति गुस्से से आंखें लाल किए उसे ही घूर रही थी। पूर्णविराम। सामने खड़ा वो लड़का गुस्से से कुछ बोलता उससे पहले ही अदिति एक और थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारते हुए चिल्लाकर बोली, करण, मुझे कुछ भी बोलने से पहले खुद को देखो। जो जैसा होता है वो हमेशा से दूसरों को उसी तरह से देखता है, और तुम्हें इससे क्या मतलब? ये मेरी लाइफ है, मैं चाहे जो मन हो वो करूं, और रही बात इनके साथ रात बिताने की तो हाँ बिताए। अदिति की बात सुन रक्षित हैरान रह गया। वही सामने खड़ा वो लड़का जिसका नाम करण था, वो अदिति की बात पर गुस्से से बोला, यू। इतना बोलकर वो अदिति को मारने के लिए आगे बढ़ा और अपने हाथ को उठाया, पर जैसे ही वो अदिति को मारने वाला था उससे पहले ही रक्षित उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे मोड़ते हुए दूर झटक दिया। पूर्णविराम। रक्षित के ऐसा करते ही करण लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गया। अब उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। तभी रक्षित करण की तरफ देखते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने अदिति की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति मेरी है। इतना बोलकर रक्षित अदिति को तुरंत उसके कंधे से पकड़कर खुद से चिपका लिया। फिर वो करण की तरफ करण रक्षित की दहकती हुई नजरों को देखकर एक पल के लिए डर गया, फिर खुद को संभाल कर गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। वो उसी तरह दांत पीसते हुए बोला, देख लूंगा मैं तुम दोनों का, और अदिति तुम्हारा तो वो हाल करूंगा कि तुम किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी। इतना बोलते हुए करण गुस्से से वहां से चला गया। करण के वहां से जाते ही अदिति की आंखों में रुके आंसू तेजी से बह गए। रक्षित उसे अपने सीने से लगा लिया और अदिति रक्षित के सीने से लगे फूट फूट कर रोने लगी। अदिति को ऐसे रोते देख रक्षित धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगा और वो उसी तरह सहलाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं हुआ। रक्षित किसी छोटे बच्चे की तरह अदिति को चुप करा रहा था। यह करते हुए रक्षित अदिति के खूबसूरत चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करने लगा। अदिति अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों से जैसे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके कानों में करण की कही बातें गूंज रही थी। पूर्णविराम।
रक्षित ने जब अदिति के आंखों से बह रहे आंसुओं को देखा तो एक बार फिर से वो उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही अदिति ने रक्षित के गर्म होठों को अपने माथे पर महसूस किया, वो अपने सेंस में वापस आ गई और एक झटके में वो रक्षित से दूर हो गई। रक्षित तो बस हैरानी से अदिति को देख रहा था। पूर्णविराम। रक्षित से दूर होकर धीरे से बड़बड़ाई, न नहीं नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कहते हुए अदिति बिना रक्षित की तरफ देखे तेजी से वहां से भागकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रक्षित तो बस हैरानी से अदिति को वहां से जाते हुए देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अदिति को क्या हो गया, वो क्यों उससे दूर। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर तो कुछ अलग ही माहौल था। वहां इस वक्त जैसे हवा में प्यार घुले हुए थे। अद्विक लगातार आकृति के होठों को चूम रहा था और आकृति की तो हालात ही खराब हो गई थी। करीब 20 मिनट बाद अद्विक ने आकृति की होठों को छोड़ा। आकृति की पूरी सांसें फूल गई थी। वो जल्दी से अद्विक से दूर होकर दूसरी तरफ चली गई। पूर्णविराम। आकृति को इस तरह से शर्मा कर खुद से दूर जाते देख अद्विक के होठों पर स्माइल आ गए। वो आगे बढ़ा और पीछे से जाकर आकृति को अपनी बाहों में भर लिया। आकृति की सांसें अभी भी भारी थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। पूर्णविराम। अद्विक आकृति के पास जाकर कुछ सेकंड तक खड़ा रहा और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर पीछे से ही उसे अपने बाहों में भर लिया। अद्विक के छून को महसूस कर आकृति की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अद्विक आकृति की बालों के बीच अपने चेहरे को छिपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसके गर्म सांसें अपने गले और कंधे पर महसूस कर आकृति के शरीर में सेहरन सा दो। कृति के शरीर से आ रही भीनी भीनी खुशबू अद्विक को और भी बेकाबू बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज ना चाहते हुए भी अपना कंट्रोल खो देगा। कुछ सेकंड बाद अद्विक एक गहरी सांस लेकर धीरे से आकृति से अलग हुआ और तुरंत आकृति को अपनी गोद में उठा लिया। अद्विक के अचानक ऐसा करने पर आकृति हड़बड़ा गई। वो अपनी हड़बड़ाती हुई अपनी प्यारी सी वॉइस अद्विक आकृति को अपने गोद में लिए आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे पता है कि तुम देख सकती हो, पर मेरा मन तुम्हें गोद में उठा कर ले चलने का है, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब आकृति कुछ नहीं बोल पाती है। पूर्णविराम। वहीं अद्विक आकृति को चुप देख हल्का मुस्कुराया और उसे अपने गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गया। आकृति अभी भी बेचैन थी कि आखिर अद्विक उसे ऐसे गोद में लेकर कहाँ लेकर जा रहा है। तभी अद्विक आकृति को उसी तरह लिए अपने रूम में आ गया। पूर्णविराम। जैसे ही आकृति ने यह देखा वो चौंक गई। वो तुरंत अद्विक से बोली, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने रूम में जाना है। अद्विक आकृति को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, यही तुम्हारा ही रूम है, समझी। इतना बोलकर अद्विक आकृति को अपने किंग साइज बेड पर पड़े ही आराम से लिटा दिया। आकृति तो बस अपनी लंबी लंबी पलकों को बार बार फरकाते हुए अद्विक को ही देख रही थी। वहीं अद्विक की भी नीली आंखें आकृति के खूबसूरत चेहरे को ही निहार रहे थे। अचानक ही अद्विक की नजर आकृति को देखते हुए एक जगह पर जाकर ठहर गए। पूर्णविराम। क्या देख रहे हैं? आकृति अद्विक को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए पाकर मन ही मन बोली। फिर जैसे ही आकृति ने यह महसूस किया तो वो अद्विक की नजरों का पीछा किया और वो शर्मा गई। उसका चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया। इस वक्त अद्विक की नीली आंखें एकटक आकृति के खुली गोरी टमी को देख रहे थे, जो कि ऐसे आकृति को लिटाने के कारण उसकी साड़ी वहां से हट गई थी। आकृति जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाई और खुद के टमी को साड़ी से कवर कर ली। आकृति को ऐसा करते देख अद्विक नाखुश हो गया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी साफ देखे जा सकती थी, पर वो कुछ बोला नहीं। फिर वो आकृति से दूर हुआ और डोर की तरह बढ़ गया। अद्विक के ऐसे जाने पर आकृति को लग रहा था कि शायद अद्विक उससे नाराज हो गया, इसलिए वह यहाँ से जा रहा है। लेकिन अद्विक डोर के पास जाकर उसे बंद किया और वापस से आकृति की तरह बढ़ गया। अद्विक को खुद की तरफ बढ़ते देख आकृति की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ गई। पूर्णविराम। ही अद्विक बेड के पास आया और वो भी आकृति के बगल में आकर लेट गया। आकृति जैसे ही करवट लेकर दूसरी तरफ फेस करने वाली थी तभी अद्विक उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। अब दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थी। आकृति धीरे से अपनी नजरों को ऊपर करके अद्विक की तरफ देखी तो अद्विक बड़े ही प्यार से उसके माथे। अद्विक की बात सुन आकृति हल्का मुस्कुराई और अपनी आंखों को बंद कर ली। अद्विक भी कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें बंद कर लिया और दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। पूर्णविराम। जहां ये दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, वही कोई था जिसकी आंखों में गुस्से के भाव थे और वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी। ये कोई और नहीं, टीना थी। वो गुस्से में अपने घर पहुंची और अपने कमरे में रखे सारे सामान को यहाँ वहां फेंकने लगी। वह सब कुछ तोड़फोड़ कर सब बर्बाद कर रही थी। पूर्णविराम। वह सारे सामानों को तोड़ते हुए चिल्लाकर बोली, नहीं 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 अद्विक, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मेरा होना ही होगा। तुम मुझे इस तरह से छोड़ उस आकृति के पास नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे छोड़ने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। यह तुमने ठीक नहीं किया अद्विक, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारी लाइफ से उस आकृति नाम की बला को बाहर निकलती हूँ। ये बोलते हुए टीना की आंखें गुस्से से लाल थी। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। टीना इधर उधर अपनी नजरें घुमाई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसे सामने टेबल पर रखा अपना मोबाइल दिखा। वो तुरंत आगे बढ़ी और मोबाइल को उठाकर किसी को कॉल मिला दी। पूर्णविराम। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ तो टीना गुस्से से आर्डर देते हुए बोली, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो दे रही हूँ, उसका काम तमाम करना है। ये काम हर हाल में हो जाना चाहिए। इतना बोलकर टीना ने कॉल कट किया और तुरंत ही आकृति का फोटो सेंड कर दी। फिर वो अपने होठों पर तिरछी स्माइल लिए बोली, आकृति अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें अब कौन बचाता है। सॉरी बेबी, पर तुम्हें तो मरना ही होगा, क्योंकि जब तुम मरोगी तभी तो मुझे मेरा अधिक मिलेगा और उसके बाद ही तो मैं उसे बर्बाद करूंगी। यह सब बोलते हुए टीना पागलों की तरह तेज तेज हंसने लगी। उसकी खतरनाक हंसी उस पूरे रूम में गूंज रहे थे। इस वक्त टीना किसी सा अगली सुबह आकृति की आंखें धीरे धीरे खुली। अभी उसके होठों पर स्माइल थी। आंखें खोलते ही जैसे ही उसकी नजर खुद पर पड़ी तो वो चौंक गई, क्योंकि अभी वो अद्विक से बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। अद्विक अभी हॉप नेकेड था और आकृति के हाथ अद्विक के सीने पर थे। यह देखकर आकृति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसकी आंखों के सामने रात में टेरेस पर उसके और भी उन दोनों के बीच जिससे आकृति का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। शर्म के कारण उसका बुरा हाल था। कुछ हद से अद्विक से दूर होकर बेड पर बैठ गई। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर छिप जाए और अद्विक उसे देख भी ना पाए। वो धीरे से अद्विक के हाथों को अपने कमर पर से हटाई और तुरंत बेड पर से नीचे उतर गई। वो एक नजर अद्विक की तरफ देख ये बोलकर आकृति जल्दी से रूम का डोर ओपन किया। तुरंत वहां से भागते हुए अदिति के रूम की तरफ बढ़ गई। मोदी जी के रूम में जाकर देखी तो उसे अदिति कहीं नहीं दिख रही थी। वो सोचने लगी कि आखिर अदिति इतनी सुबह कहाँ जा सकती है, पर तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। अदिति बाहर आई। वो अपने हाथ में टॉवेल लिए बालों को सुखा रही थी। अदिति की नजर जैसी आकृति पर पड़ी वो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। आकृति भी एक हल्की मुस्कान के साथ बोली। फिर अदिति कुछ नहीं बोली। वो मिरर के सामने जाकर खड़े होकर अपने बालों को सुखाने लगी। आकृति को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे तो यह लग रहा था कि अब तक तो अदिति उसे चिढ़ा चढ़कर परेशान कर देती, पर आज अदिति ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। इस कारण आकृति को ना जाने क्यों आज अदिति थोड़ी बदली हुई सी। कुछ देर बाद आकृति वॉशरूम से शॉवर लेकर बाहर आई। उसके बाल भी गीले थे, वो भी अपने बालों को सुखाने लगी। अदिति वहीं बेड पर बैठी हुई थी और अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। आकृति अपने बालों को सुखाते हुए बोली, आदू क्या बात है, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। चल तो जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। अदिति उसी तरह मोबाइल में देखते हुए नॉर्मल आवाज में बोली। आकृति भी तैयार हो गई और फिर वो अदिति की तरफ देखकर बोली, आदू चल मैं तैयार हूँ, चल नीचे चलते हैं। अदिति आकृति की तरफ देखकर मुस्कुराई और हाँ में सिर हिला दे, पर तभी आकृति अदिति को रोककर बोली, आदू ये क्या है? अचानक से आकृति की ये बात सुन अदिति थोड़ा हड़बड़ा गई। वो हड़बड़ाकर बोली, क्या हो गया, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? ये सुनकर आकृति बोली, मैं ये पूछ रही हूँ कि तेरी आंखों को क्या हुआ है, ये इतने रेड क्यों है? क्या तू रात भर सोई नहीं? आकृति के ऐसे पूछने पर अदिति एक पल के लिए थोड़ा परेशान हो गई और फिर वो हंसते हुए बोली, क्या अक्कू तू ये क्या बोल रही हो? मैं भला क्यों रात भर नहीं सोऊंगी, मैं तो पूरी रात अच्छे से सोई हूँ। ये बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि भैया ने तुझे रात में सोने दिया या नहीं। यह बोलकर वो हंसने लगी, पर आकृति तुरंत बोली, आदू तू मुझसे कुछ छिपा तो रही है, सच सच बता क्या बात है? अदिति फिर से हंसते हुए बोली, अरे पार अक्कू तू भी ना, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और भला मैं क्यों रोंगी, तुझे तो पता है ना मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, मुझे तो दूसरों को रुलाने में मजा आता है। देखा नहीं था तूने करवा चौथ वाले दिन कैसे मैंने उस टीना का बैंड बजाया था? और अब तू इतना मेरे चेहरे की तरफ ज्यादा मत पर ध्यान दे, वरना भाई हमें देखेंगे तो उन्हें शक होने लगेगा कि जरूर कहीं हम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। इसलिए मेरे बजाय तू भाई को देख और उन्हें खुश कर, समझी? आकृति अदिति की बात सुन उसे घूरने लगी। यह देख अदिति हंसते हुए तुरंत रूम से बाहर निकल गई। आकृति कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर वो भी अदिति की पीछे बाहर आई और फिर दोनों नीचे चले गए। नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी लोग पहले से ही ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। अभी विवेक यहाँ नहीं था, वो टीना के पास गया हुआ था। आकृति अदिति के साथ वहां जाकर बैठ गई। अभी दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। उन दोनों को खुश देख दादाजी और विजय जी दोनों लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। वही सुनैना जी गुस्से से आकृति को घूर रही थी, उन्हें आकृति की खुशी बर्दाश्त न। वही अद्विक अपने नीली आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए बस आकृति को देख रहा था। आकृति ने पर्पल कलर की प्लाजो सूट पहन रखी थी जिसमें उसकी खूबसूरती और भी निखर आई थी। अध्यक्ष की नीली नजरें रह रहकर आकृति पर ही चली जाती। आकृति तो अदिति से बात करने में बिजी थी, इस कारण उसने एक बार भी अध्यक्ष की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। आकृति का ऐसा करना अद्विक को गुस्सा दिला रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आकृति उसे इग्नोर कर बस अदिति से बात कर रही है। वही आकृति तो शर्म के कारण अद्विक की तरफ नहीं देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। पूर्णविराम। सभी लोग ब्रेकफास्ट करके कुछ देर बाद वहां से अपने अपने रूम की तरफ चले गए। अद्विक की भी आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो वो अपने रूम में अपना ऑफिस बैग लेने के लिए चला गया। अदिति को कुछ काम था, इस कारण वो बाहर चली गई। उसने आकृति को भी साथ चलने के लिए पूछा पर आकृति मना कर दी। पूर्णविराम। अदिति के जाने के बाद आकृति अपने रूम की तरफ जा रही थी। वो अभी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसके कलाई को पकड़ा और एक झटके में अपने रूम के अंदर खींच लिया। ऐसे अचानक खींचने से आकृति बुरी तरह से डर गई। पूर्णविराम। डर के कारण वो चिल्लाने वाली थी कि तभी वो इंसान आकृति के मुंह पर अपने हाथ रख धीर से बोला, शोर बिल्कुल भी मत करना। आकृति जिसने डर के कारण अपनी आंखों को बंद कर रखी थी, आकृति ने जैसे ही इस आवाज को सुनी वो तुरंत अपनी आंखें खोल ली और अपने सामने खड़े इंसान को देख वो बुरी तरह से चौंक गई। पूर्णविराम। उसके सामने अभी कोई और नहीं अद्विक, उसका हस्बैंड खड़ा था। वो अद्विक से तो सुबह से ही बच रही थी क्योंकि उसे अद्विक को देख और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। अद्विक के हैंडसम फेस को देखते ही एक बार फिर से उसे कल रात का सारा सीन याद आ गया और शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगा। पूर्णविराम। वो अपनी पलकों को झुकाए हुए चुपचाप से खड़ी हो गई तो अद्विक अपने हाथ को उसके मुंह पर से हटाया और उसके बिल्कुल करीब जाकर बोला, मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? जी आप ये क्या बोल रहे हैं? आकृति थोड़ी हैरान होकर अद्विक से बोली। इस वक्त उसकी लंबी लंबी पलकें तेजी से फट रही थी जो कि अद्विक को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। ये देख अद्विक उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, अच्छा नीचे अभी ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे कौन इग्नोर कर रहा था? आकृति अब अद्विक के ऐसे बोलने पर हड़बड़ा गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी अद्विक अपने होठों को उसके कानों के पास ले गया और अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अद्विक की बात पर आकृति आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी। इस पर अद्विक तिरछा मुस्कुराया और अपनी नीली गहरी नजरों से आकृति के गुलाबी हो आकृति जो अभी भी शर्म और हैरानी के कारण चुपचाप खड़ी थी, अद्विक की नजरों को खुद के होठों को महसूस कर उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसका चेहरा और भी बुरी तरह से लाल हो गया। अद्विक आकृति की तरफ उसी तरह देखते हुए धीरे धीरे आकृति की तरफ झुकने लगा। 11। अद्विक जितना आकृति की तरफ झुकता आकृति की धड़कनें उतने ही तेजी से धड़कने लगता। अभी वो अद्विक को रोकने के लिए कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक तुरंत अपने होठों को आकृति के गुलाबी होठों पर रख दिया, फिर उसे अपने होठों में भरकर बड़े ही पैशन के साथ उनकी होठों को चूमने लगा। पूर्णविराम। आकृति की तो सांसें ही रुक गई, चेहरा और भी शर्म से जलने लगा। वह कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। हमेशा की तरह आज भी वो चुपचाप खड़ी थी। वह इस किस में अद्विक का साथ नहीं दे रही थी। उसके पूरे शरीर में गूसबम्स आ गए थे। वहीं अद्विक जितना आकृति के होठों को चूमता उतना ही उसकी पकड़ आकृति के कमर पर कसते जाते। अभी अद्विक आकृति को किस कर ही रहा था कि हमेशा की तरह आज भी उसके इस रोमांटिक मोमेंट को खराब करने के लिए अचानक से उसका मोबाइल बज उठा। इस बात तो अद्विक को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया पर वो अभी आकृति के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। फोन बार बार बज रहे थे पर अद्विक था कि आकृति को आज छोड़ने के मूड में। आकृति भी अद्विक के मोबाइल की आवाज को साफ सुन पा रही थी। वो अद्विक को खुद से दूर करने लगी पर अद्विक आकृति के कमर को तेजी से जकड़ कर उसे रूम के वॉल से टिका कर खड़ा कर और भी डिपली किस करने लगा। पर बार बार कॉल आने से अद्विक इरिटेट हो गया और वो धीरे से आकृति के होठों को छोटे हुए गुस्से से अपने मोबाइल से पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकाला और कॉल पिक किया और अपने सर्द आवाज में बोला, अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना। जैसे ही अद्विक ने यह कहा वही पास में खड़ी आकृति ने अद्विक की बातों को सुना। वो अपने मन ही मन बोली, ये सबको सिर्फ पनिशमेंट ही देते रहते हैं ना जा।
दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट जब यह सुना तो डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया। वो अपने थूक को निगलते हुए अपनी हकलाती हुई आवाज में बोला, वह बस आज आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आपकी और यहाँ पर क्लाइंट पहले से ही आ चुके हैं, वह सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अद्विक ने जैसे यह सुना उसे याद आया कि आज तो उसकी एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, पर वो तो अपनी वाइफ के चक्कर में सब कुछ भूल ही गया। यह सोचकर वह तुरंत अपने रूड वॉइस में बोला, ओके आई एम कमिंग इन 15 मिनट्स। इतना बोलकर वो बिना अपने असिस्टेंट का जवाब सुने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद अद्विक अपने मोबाइल को वापस से पेन के पॉकेट आकृति जो कि अभी अद्विक की कही बातों को सोच रही थी और वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। सॉरी वाइफ ही, मुझे इसे यहीं पर रोकना पड़ रहा है, बाकी का काम हम रात में कंटिन्यू करेंगे। अद्विक आकृति के कमर में हाथ डाल उसे खुद से करीब चिपकाते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, पूर्णविराम। जैसे ही आकृति ने यह सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए अपनी लंबी लंबी पलकों को बार बार झपकाने लगी। वहीं अद्विक आकृति की झील जैसी आंखों को देख एक बार फिर से उनमें खोने लगा था। वो मन ही मन बोला कि क्या है, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो जैसे मैं सब कुछ भूल जाता हूं और जी करता है कि इन्हीं में डूब जाऊं। वाइफ ही। आकृति एक बार फिर से हैरान हो गई। तभी अद्विक धीरे से आकृति को छोड़ दिया और उससे दूर होकर वो वहीं सोफे पर रखे पैकेट को उठाया और आकृति के पास लाते हुए बोला, ये लो वाइफ ही, आज शाम को एक इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टी है और उसमें तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना। आकृति कभी अद्विक के चेहरे की तरफ देखती तो कभी उसके हाथों में पकड़े पैकेट की तरफ। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वह धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अद्विक के हाथों में पकड़े पैकेट को ले लेती है। ये देख अद्विक हल्का मुस्कुराता है और आगे झुककर आकृति के माथे को चूम लेता है। फिर तुरंत वह रूम से बाहर चला जाता है। अद्विक के जाते ही आकृति वो सब कुछ याद करने लगती है जो जो अभी अद्विक ने उसके साथ किया। वो सब याद आते ही आकृति की उंगलियां अपने आप ही उसके माथे और होठों पर चले जाते हैं, जिससे वो शर्म से पूरी लाल हो जाती है। पूर्णविराम। ओहो अक्कू, ये तुझे क्या हो रहा है? ये भी ना मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आकृति अपने चेहरे को हाथों में ढककर प्यारी सी आवाज में बड़बड़ाई और कुछ सेकंड तक रूम में रहने के बाद उस पैकेट को लेकर वहां से अदिति के रूम की तरफ बढ़ गई। पूर्णविराम। अदिति अभी बाहर से आई नहीं थी तो आकृति उस पैकेट को कबर में रख दी। फिर वह अपना मोबाइल लेकर बेड पर जाकर बैठ गई और मोबाइल को चेक करने लगी। उस पर उसके कुछ फ्रेंड्स के मैसेज आए हुए थे तो वो उनके साथ चैटिंग करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अदिति माल से कुछ सामान लेकर बाहर आ रही थी कि तभी उसकी मुलाकात करण से हुई। करण अदिति को देख उसे गुस्से से घूरने लगा। फिर एक तन भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा, तुम अकेली दिख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता चल गया कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो और हर मर्द के साथ। जैसे ही अदिति ने यह सुना उसे बहुत तेज गुस्सा आया। गुस्से के कारण वो करण को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए थे इसलिए आज ये दोबारा दिया। अब मत भूलना, और कितनी बार बोलूं मैं, अपनी लाइफ में कुछ भी करूं तुम्हें उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में दखल देने वाले? ब्लडी है। अदिति के ऐसे थप्पड़ मारने पर करण को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसकी नजरें चारों तरफ गई तो वहां मौजूद सभी लोग उसे ही देख रहे थे। अब तो करण का गुस्सा और भी भड़क गया। वे गुस्से से अदिति के बालों को कसकर पकड़ लिया और बोला, यू स्लट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुझ जैसी स्लट की इतनी हिम्मत कि तू करण बजाज पर हाथ उठाए? अब तुझे आज मैं तेरी औकात। इतना बोलकर करण अदिति को उसके बालों से खींचते हुए अपनी कार की तरफ लेकर जाने लगा। अदिति बार बार उसके हाथ को अपने बालों पर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर करण था कि उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अदिति चाहकर भी खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहे थे। अदिति गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, करण क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान। करण ने जब यह सुन तो तेज तेज हंसने लगा और फिर वो हंसते हुए बोला, जब तुम्हारे भाई को अपनी प्रेमिका से फुर्सत मिलेगा तब ना वो तुम पर ध्यान देगा, और दूसरी बात, उसे पता चलने से पहले ही मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम किसी के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोल पाओगी। ये बोलकर करण अपने कार के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसका डोर ओपन कर अदिति को उसमें बिठाने लगा। अदिति खुद को छुड़ा रही थी पर करण उसे छोड़ ही नहीं रहा था। करण एक झटके में अदिति को कार के अंदर धकेल दिया और फिर वह जैसे ही डोर लॉक करने वाला था उसी समय एक मजबूत हाथ करण के हाथ को पकड़ा और उसे कसकर मोड़ दिया। आहा, एक दर्द भारी चीख उस पूरे जगह पर गूंज उठे। करण के हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था जिससे करण का बुरा हाल हो रहा था। वह गुस्से से अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने खड़े इंसान को देख एक पल के लिए करण की हालत ही खराब हो गई। पूर्णविराम। सामने कोई और नहीं रक्षित खड़ा था जो कि अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ करण को घूर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त ज्वालामुखी की तरह जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपने आंखों से ही करण को जलाकर राख कर देगा। करण की तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। तभी रक्षित करण के दूसरे हाथ को भी कसकर मोड़ दिया जिससे करण की एक बार फिर से दर्दनाक चीख निकल गई। रक्षित करण के गले को पकड़ उसे वही कार से दबाते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? इतना बोलकर रक्षित ने एक बार फिर से उसके हाथों को और भी कसकर मोड़ा जिससे उसके हाथों की हड्डी टूट गई और करण दर्द के कारण उस पर बेहोशी छाने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो मेरे डेड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। करण अपने कांपती आवाज में रक्षित की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मिस्टर बजाज को तो अब इसकी सजा मिलकर रहेगी। रक्षित गुस्से से अपने धधकती हुई आवाज में बोला। करण को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसे यह अच्छी तरह से जानता था कि रक्षित हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। वो अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए हद से ज्यादा बुरा है, और अगर रक्षित एक बार चाहे तो वो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। अब उसे डर लगने लगा था कि करण कुछ बोलता उससे पहले ही रक्षित उसके पेट में एक जोरदार पंच मारा जिससे करण कराहते हुए मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। फिर रक्षित कार का डोर ओपन किया और अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर बड़े ही प्यार से अदिति को अपनी गोद में उठा लिया। अदिति डर से बुरी तरह कांप रही थी। रक्षित के इस तरह गोद में उठाते ही वो अपने दोनों बाहों का हार बनाकर उसके गले। रक्षित समझ गया था कि अदिति इस बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो उसे लेकर तुरंत अपने कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर जल्दी से कार का गेट ओपन किया और रक्षित अदिति को उसी तरह अपने गोद में लिए कार के अंदर बैठ गया। कार वहां से तुरंत आगे बढ़ गई। कार में बिल्कुल शांति थी, बस अदिति के सिसकने की आवाज कार में गूंज रहे थे। अदिति की कांपते देख रक्षित उसे अपनी बाहों में लिए उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। वो अदिति को किसी छोटे बच्चों की तरह पैपर कर रहा था। वही अदिति भी कसकर रक्षित की शर्ट की कॉलर को पड़ी हुई थी। पूर्णविराम। कुछ नहीं होगा, अब तुम ठीक हो, रिलैक्स हो जाओ। रक्षित अपने शांत आवाज में अदिति के बालों को सहलाते हुए बोला। वही रक्षित को अदिति की हालत नहीं देखी नहीं जा रही थी। उसे करण पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन बोला, मिस्टर करण बजाज अब से तुम अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, क्योंकि रक्षित कपूर उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जो उसके अपनों को परेशान
यह सब बोलते हुए रक्षित बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखे थे और अपने दूसरे हाथ से वह अभी भी अदिति के बालों को सहला रहा था। आकृति मोबाइल देखते देखते ही कुछ देर में सो गई थी। जब उसकी नींद खुली तो उसकी नजर सबसे पहले वॉल क्लॉक पर गई, जिसमें अभी शाम के 6:00 बज रहे थे। जैसे ही आकृति ने टाइम देखा वह चौंक गई। वो रूम में इधर उधर देखने लगी पर उसे अदिति कहीं नहीं दिखी। ये आदू अभी तक क्यों नहीं आई? ये लड़की भी ना इतनी देर तक घूमती रहती है। अभी इसको फोन करके डांट लगाती हूँ। आकृति थोड़ी नाराजगी के साथ बोली और फिर अपना मोबाइल लेकर अदिति को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी पर कॉल पिक नहीं हो रहा था, जिससे आकृति को थोड़ा अजीब लगा और सोचने लगी कि ऐसा तो आदिति ने कभी नहीं किया कि उसने उसका कॉल पिक। सॉरी यार, आज कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई और अभी भी मुझे टाइम लगेगा, तो शायद मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा और मेरा मोबाइल कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, इसलिए तू ज्यादा परेशान मत होना। इस मैसेज को पढ़कर आकृति मुंह बनाकर बोली, अगर ऐसा था तो कॉल भी कर लेती। यह लड़की भी ना बहुत शरारती हो गई है। इतना बोलकर आकृति बेड से उठी और वॉशरूम की गई। कुछ देर में वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। फिर वो कबर ओपन करके उसमें से पैकेट निकाली जो अद्विक ने उसे सुबह दिया था। फिर वो तैयार होने लगी। ड्रेस पहनकर आकृति मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर वो अपने बालों को बनाने लगी। इस वक्त आकृति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपने बालों का मेसी बन बनाकर हल्का मेकअप करके थोड़ी ही देर में अद्विक भी वहां आ गया था और वह अदिति के रूम के पास आकर डोर लॉक किया। आकृति तुरंत जाकर डोर ओपन की तो सामने अद्विक खड़ा था। वह बस उसको देखती ही रह गई। ग्रे कलर के श्री पीस सूट में अद्विक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को जेल लगाकर सेट किया था। हाथों में उसने ब्रांडेड वॉच और पैरों में भी उसने ब्रांडेड शूज पहन रखे थे। ही अद्विक का भी ऐसा ही कुछ हाल था। रेड कलर के स्लीवलेस गाउन में आकृति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये कलर उसके ऊपर बहुत खिल रहा था। उसने होठों पर मैचिंग लिपस्टिक लगा रखी थी। गले में सिर्फ मंगलसूत्र और हाथों में उसने डायमंड ब्रेसलेट पहन रखा था जो कि उसे उसके भाई ने दिया था। अद्विक तो बस आकृति की खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। वह कुछ देर बाद अद्विक खुद को संभाला और अपने एक हाथ को आकृति की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोला, चले वाइफ। ही आकृति कुछ सेकंड टाइम अद्विक के हाथों की तरफ देखती रही और उसे धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ पर रख दिया। फिर दोनों ही साथ में सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए। वही हाल में दादाजी, विजय जी और सुनैना जी बैठे हुए थे। उन तीनों लोगों की नजरें वो तो शुरू से ही आकृति को अतिरिक्त से अलग करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। अद्विक एक नजर अपने दादाजी और डैड की तरफ देखा और फिर बिना किसी भाव के बोला, हम दोनों पार्टी के लिए जा रहे हैं, शायद आने में लेट हो जाए तो आप सब ज्यादा परेशान मत होइएगा। इतना बोलकर बिना उन लोगों की बातें जवाब सुन अद्विक आकृति को लेकर वहां से निकल गया। विजय जी और दादाजी तो बस उन दोनों को खुशी से देख रहे थे। वहीं सुनैना जी के तो सीने पर सांप लौट रहा था। वो तुरंत ही अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करने लगी कि अद्विक और आकृति दोनों ही साथ में पार्टी में जा रहे हैं। कुछ देर में वो मैसेज सेंड भी हो गया। पूर्णविराम। मैं भी देखती हूँ आकृति, आखिर कब तक तुम्हारे इन होठों पर मुस्कान बनी रहती है। बहुत जल्द में तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम सुनैना सिंह राठौर नहीं। सुनैना की आकृति के बारे में सोचते हुए मन ही मन बोली और कुछ याद कर उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान बिखर गई। पूर्णविराम। पैलेस से बाहर आते ही अद्विक की कार वहां से आगे बढ़ गई। कार में बैक सीट पर अद्विक और आकृति दोनों बैठे हुए थे। इस वक्त कार में बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंट थी। जहां अद्विक फोन पर किसी से बातें कर रहा था, वही आकृति विंडो के बाहर की तरफ देख रही थी। फोन पर बातें करते हुए अद्विक की तिरछी नजरें आकृति पर गई जो कि बाहर देख रही थी। पूर्णविराम। ठीक है, तुम कल आ रहे हो, अच्छी बात है, आकर अपनी पोजीशन संभालो। अद्विक फोन पर अपने कोल्ड वॉइस में बोला। उसकी नजर एक जगह जाकर ठहर गई। अभी उसके और आकृति के बीच काफी दूरियां थी। आकृति विंडो से सटकर बैठी हुई थी, वहीं अद्विक उससे थोड़ी दूरी पर था। पूर्णविराम नीली आंखों से घूर घूर कर उसे खाली स्पेस को देखने लगा। कुछ सोचते हुए वो एक अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाया और आकृति के कमर में हाथ डाल एक झटके में उसे खुद के करीब खींच लिया। आकृति जो कि अभी बाहर की तरफ देखने में बिजी थी, उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अद्विक ऐसा कुछ करेगा। वो अचानक से ऐसे अद्विक के पकड़ने पर बुरी तरह से घबरा। अब अगर यहाँ से जरा सा भी हिली तो पूर्णविराम। अद्विक अपनी बात अधूरी छोड़ एक मिस्टीरियस फेस के साथ आकृति के चेहरे की तरफ देखने लगा। आकृति जो कि वापस से अपनी पलकें झुका ली थी, वो अद्विक की बात सुन एक बार फिर से अपने पलकों को ऊपर उठाकर अद्विक की तरफ देखने लगी। पूर्णविराम। वहीं अद्विक उसे वार्निंग वाला लुक दे रहा था। आकृति बिल्कुल शांत हो गई। वो इस तरह अद्विक की बाहों में ही बैठी रही। पूर्णविराम। अद्विक अपने दूसरे हाथ से मोबाइल पर आए मैसेज को चेक करने लगा। अद्विक की उंगलियां धीरे धीरे आकृति के बाहों पर घूम रहे थे, जिससे आकृति को अपने शरीर में एक सिहरन सा महसूस हो रहा था। शर्म के कारण उसके गाल भी हल्के हल्के गुलाबी होने लगे थे, पर वो ईंट भी नहीं मिली। वो चुपचाप उसी तरह बैठी रही। करीब घंटे बाद कार पार्टी वेन्यू के सामने आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आया और बैक सीट का डोर ओपन किया। ड्राइवर के ओपन करते ही अद्विक ने पहले धीरे से आकृति को छोड़ा और खुद के कोट के बटन को ठीक करते हुए कार से बाहर आया। वही आकृति जैसे ही बाहर आने लगी, अद्विक ने अपना एक हाथ को उसकी तरफ बढ़ा दिया। आकृति कुछ सेकंड तक अद्विक के दिए हाथ को देखती रही। आकृति धीरे से कार से बाहर आई। फिर वो दोनों साथ में पार्टी वेन्यू के अंदर चले गए। शादी के बाद अद्विक पहली बार आकृति को अपने साथ लेकर बाहर आया था, वो भी ऐसे बिजनेस पार्टी में जहां अब तक किसी को भी ये बात नहीं पता था कि अद्विक मैरिड है। पूर्णविराम। जैसे ही दोनों ने साथ में हाल में एंट्री ली, सभी की नजरें उन पर ही ठहर गई। वहां पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग अद्विक के साथ एक लड़की को देख हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अद्विक के साथ जो लड़की है यह कौन? क्या ये अद्विक की गर्लफ्रेंड है? अगर ऐसा है तो क्या अद्विक सिंह राठौर की बहुत पहले से ही गर्लफ्रेंड थी? और अगर यह लड़की अद्विक सिंह राठौर की गर्लफ्रेंड है तो टीना कौन है? क्योंकि आज तक हमेशा अद्विक टीना के साथ ही पार्टी वगैरह में साथ में गया है, इसलिए आज सभी लोगों के लिए आकृति का अद्विक के साथ देखना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सभी अपने कंफ्यूज भरी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। पूर्णविराम। वेलकम मिस्टर राठौर। एक आदमी भागते हुए अद्विक के पास आकर बोला। ये कोई और नहीं, अद्विक का बिजनेस पार्टनर ही था। इसकी भी काफी अच्छी पर्सनालिटी थी। अद्विक बिना किसी भाव के अपने पार्टनर से हाथ मिलाता है, तभी वो पार्टनर आकृति की तरफ थोड़ा कंफ्यूजन के साथ देखने लगा। अद्विक पार्टनर के चेहरे के भाव को देख सब समझ गया। पूर्णविराम। शी इज माई वाइफ मिसेस आकृति अद्विक सिंह राठौर। अद्विक बिना किसी भाव के उसे बिजनेस पार्टनर की तरफ देखते हुए बोला। जैसे ही अद्विक ने यह कहा, पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और सबसे ज्यादा हैरान तो आकृति थी, क्योंकि आज तक अद्विक ने कभी किसी के सामने आकृति को अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया था और आज ऐसे एक्सेप्ट करने पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पूर्णविराम
को पिछले जन्म की बात याद आने लगी कि कैसे पिछली जन्म में वह दादाजी के बहुत फोर्स करने पर आकृति को अपने साथ पार्टी में लेकर गया था, पर वह जैसे ही पार्टी हॉल में मौजूद हुआ आकृति को खुद से दूर कर दिया। इसके साथ ही साथ जब सब लोग आकृति के बारे में पूछने लगे तो अद्विक ने सबको कहा था कि उसे इस लड़की से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ उसकी एक नाम की। ये सब याद करते हुए अद्विक तिरछी निगाहों से आकृति के चेहरे के हैरानी भरे एक्सप्रेशन को देखते हुए मन ही मन बोला, जो गलतियां मैं पहले कर चुका हूं वो मैं इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं रिपीट करूंगा वाइफ। लेकिन कुछ दर्द तो तुम्हें सहने होंगे आकृति। इतना बोलकर वो आकृति के साथ पार्टी में आ गया। वहीं अद्विक का पार्टनर मिस्टर शर्मा आकृति से मिलकर बहुत खुश हुए। आकृति भी आज बहुत खुश थी। उसे दिल ही दिल में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे विश्वास होने लगा था कि अद्विक अब उसे अपना मानने लगा है। वही एक जोड़ी आंखें गुस्से से आकृति को घूर रही थी और कोई और नहीं टीना थी। पूर्णविराम अपनी जलती हुई नजरों से आकृति को घूरे जा रही थी। टीना के साथ खड़ा विवेक भी आकृति को ही घूर रहा था, बस उसके घूरने का अलग ही नजरिया था। वो आकृति को अपने लस्त भरी नजरों से देख रहा था। इसके साथ ही साथ वो आकृति को अद्विक के करीब देख अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। उसे अब लगने लगा था कि कहीं इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं हो गया। टीना काफी देर तक विवेक के साथ खड़ी होकर आकृति की तरफ घूर कर देखती रही। वही अद्विक अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने लगा। आकृति कुछ देर तक अकेली खड़ी रही और कुछ देर बाद वहां से हटकर दूसरी साइड जाकर टेबल पर बैठ गई। तभी टीना मटकते हुए अपने हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए आकृति के पास गई और उसके सामने रख चेयर पर बैठ गई। आकृति, हैपेन माई लिटिल सिस्टर, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। आखिर तुम्हारा पति जो तुम्हारे साथ है राइट, पर तुम्हें नहीं लगता कि अचानक से यह सब कैसे हो रहा है? मेरा मतलब क्या तुम्हें ये तो नहीं लगने लगा कि अब अद्विक को तुमसे प्यार होने लगा है और वो तुम्हें अपनी वाइफ मानने लगा है? जैसे ही टीना ने यह कहा आकृति उसकी तरफ देखने लगी। वह समझने, माय पोर लिटिल सिस्टर, तुम सच में बहुत भोली हो और तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान है कि क्या ही बताऊं। मेरा अद्विक तो बस अपनी फैमिली के कारण तुम्हें झेल रहा है। आखिर कब तक तुम उसकी लाइफ को हेल बनाती रहोगी? छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? टीना अपनी आंखें छोटी कर थोड़ी गुस्से में आकृति से बोली, उन्हें मुझे छोड़ना होगा तो वो खुद मुझे छोड़ देंगे, पर जहां तक मुझे लग रहा है वह अब मुझे छोड़ना नहीं चाहते। आकृति शांत भाव में टीना से बोली, तुम्हारी गलतफहमी है, वह आज चाहे तो तुम्हें छोड़ सकता है, पर वह सिर्फ अपने फैमिली प्रेशर के कारण तुम्हारे साथ बंधा हुआ है। टीना तुरंत ही बोल पड़ी। टीना की बात सुन आकृति बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। आकृति नॉर्मल वे में टीना से बोली, दी लगता है आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वे ये सब फैमिली प्रेशर में कर रहे। वेट, कहीं तुम इस गलतफहमी में तो नहीं हो कि अद्विक तुम्हें चाहने लगा है? टीना की बात पर आकृति कुछ नहीं बोली। वह बस पल के झुकाए बैठी रही। तभी टीना आगे हंसते हुए बोली, सच में तुम बहुत बेवकूफ हो। वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता, वह आज भी मेरा ही दीवाना है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखाऊं। टीना की बात का आकृति अभी भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी तो टीना आगे बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि अद्विक आज भी मेरा ही दीवाना है। बोलकर टीना वहां से उठी और बड़ी ही अदा के साथ चलते हुए अद्विक की तरफ गई। आकृति की नजरें उन दोनों पर टिकी थी। टीना जाकर अद्विक से बातें करने लगी। अद्विक का तो टीना से बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर वो टीना को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। टीना अद्विक के कोट पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, बेबी चलो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अद्विक अपने हाथों में पकड़े वाइन के ग्लास का एक सिप लेते हुए बोला, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? टीना, हम बाद में बात करते हैं। पर टीना तुरंत ही उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेकर उसे एक साइड रख देती है, फिर उसके दूसरे हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोली, तुम चलो तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना, चलो। ये कहते हुए टीना अद्विक को अपने साथ लिए वॉश सब कुछ देख रही थी। उसे अद्विक का इस तरह से टीना के साथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अचानक से अपने सीने में एक दर्द सा महसूस होने लगा। वह सोचने लगी कि क्या वह उठकर जाकर देखें कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पर फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठे रहने के बाद आकृति खड़ी होती है, उस तरफ जाती। क्या है टीना, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? आखिर बात क्या है? टीना अद्विक के हाथ को छोड़ टीना पीछे मुड़ी अद्विक को अपने बैंक की तरफ दिखाते हुए बोली, ये देखो ना, ये मेरी गाउन की जीप खुल गई है, इससे जरा बंद करने में मेरी हेल्प कर दो। अद्विक को टीना का यह बोलना गुस्सा दिला रहा था। उसे टीना से घिन आ रही थी क्योंकि अभी उसके बैग पर लव बाइट के निशान बने हुए थे। वह समझ गया था कि यह कोई और नहीं विवेक के बनाए हुए निशान है। उसे खुद से भी घिन आ रही थी कि वो अपने पिछले जन्म में कैसे इस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। पूर्णविराम वो बिना कुछ किए वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा और अपने हाथों को ऊपर नहीं किया। जब टीना दोबारा बोलने लगी तो अद्विक उससे बोला, तुम ये खुद से कर लो। पूर्णविराम ये बोलते हुए वो टीना के हाथ को जीप तक पहुंचा दिया और उसी के हाथों से उसके जीप को बंद करवा दिया। पूर्णविराम टीना को अद्विक का यह सब करना अच्छा तो नहीं लगा, पर फिर कुछ सोचते हुए वो अपने होठों पर मुस्कान ले तुरंत अद्विक की तरफ मुड़ी, फिर अपने दोनों हाथों के घेरे को उसके गले में डाल दिया और अद्विक के होठों की तरफ बढ़ने लगी। अद्विक बिना किसी भाव की टीना की सारी हरकतों को देख रहा था। टीना अद्विक के बिल्कुल होठों के करीब पहुंच गई। अपने सिलेक्टिव वॉइस में बोली, बेबी आई। अद्विक ने टीना की बात सुन कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी टीना तिरछी निगाहों से डोर की तरफ देखने लगी जहां अभी आकृति खड़ी है, लेकिन अद्विक इस बात से अनजान था। पूर्णविराम देखकर टीना अद्विक से और भी ज्यादा चिपक गई और वो जैसे ही अद्विक के होठों को चूमने वाली थी कि तभी अद्विक तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। पर अब तक उन दोनों के होंठ बिल्कुल करीब आ चुके थे। उन दोनों के होठों के बीच बस अद्विक की उंगली का ही फासला था, लेकिन आकृति की तरफ से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। यह देख आकृति का दिल पूरी तरह से टूट गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से दूसरी तरफ गई और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। फिर वह आकृति की तो हालात ही खराब हो गई थी। उसे अब यहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी थी। वो अपनी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तेजी से पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गई और फिर वहां से बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत पार्टी हॉल से बाहर निकल आई। पूर्णविराम बाहर आकर वो रोड पर बेतहाशा चले जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार वॉशरूम का वही सीन आ रहा था जिसमें अद्विक और टीना दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो सीन जितना उसे याद आता उतना ही उसके सीने में दर्द महसूस होने लगता और आंखों से आंसू और भी तेजी से गिरने लगते। पूर्णविराम जितना वो खुद को रोने से रोकती उतना ही उसके आंसू बहते जाते हैं। इस समय उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसे अद्विक के साथ इन कुछ दिनों में बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। अद्विक का उसकी केयर करना, ये कहना कि वो सिर्फ उसका है। पूर्णविराम यह सब कुछ उसके कानों में गूंजने लगा था। अब उसे लगने लगा कि अद्विक ने जो वो सब उसके साथ टाइम स्पेंड किया था और उस बीच उसने जो जो बातें कही थी वह सब कुछ एक दिखावा था। उसके मन में तो अभी भी टीना बसी हुई है। आकृति को यह महसूस हो रहा था कि अद्विक सिर्फ उसके साथ एक ड्रामा कर रहा था। पूर्णविराम
उसे फिर टीना की कही हुई बातें याद आने लगी जो अभी पार्टी में टीना ने उससे कही थी कि अद्विक उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो सिर्फ अपनी फैमिली प्रेशर के कारण उसके साथ रह रहा है पूर्णविराम। ये सब कुछ याद करते हुए टीना और भी ज्यादा दुखी होने लगी और वो रोड पर चले जा रही थी। उसे कोई भी होश नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। अचानक ही वहां का मौसम बदलने लगा, हवाएं तेज तेज चलने लगी और एक तेज बिजली की कड़क के साथ तेजी से बारिशों होने लगी पूर्णविराम। पर आकृति को उसे बारिश से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बारिश में भी बस चले ही जा रही थी। बारिश की बूंदें उसे भिगो रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंद में कहीं गुम हो गए थे। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आकृति एक सुनसान सड़क पर थी। अचानक वहां पर कुछ गुंडे आ गए। वह सब आकृति को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे। शग्या गूंडे आकृति को गंदी नजरों से देखते हुए कहते हैं, अरे देखो तो आज आसमान से हुसन परी उतर आई है। क्या फिगर है यार इसका, मन कर रहा है कि इसे खा जाओ। बारिश में भीगने के कारण उसका गाउन उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गया था, जिस पर आकृति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। वो गुणे आकृति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, क्या मस्त माल है, सच में बड़ा मजा आने वाला है आज तो। वह गुणे अपने होठों पर जीभ फिराते हुए आकृति को अपनी हवस भरी निगाहों से देख बोले जा रहे थे। ये बोलकर वह सभी आकृति को चारों तरफ। वहीं आकृति ने जब उन गुंडों की बातें सुनी तो उसने अपने सामने गुंडों को देखा, जिसे वह अचानक डर गई। पूर्णविराम वह अपने चारों तरफ देखती है। 4-5 गुंडे उसे चारों तरफ से घिरे हुए थे। ये देखकर आकृति जल्दी से दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी एक गुंडा ने उसकी कलाई पकड़ झटके से उसे खींच लिया। ऐसे तेजी से खींचने पर आकृति की कलाई में बहुत तेज दर्द हुआ। उसके मुंह से एक आन निकल गई। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जाने दो। तुम लोग ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तुम लोग मेरे साथ कुछ भी करोगे तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए आकृति के चेहरे पर डर के था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके बोल देती है, जबरदस्ती कहाँ जाने मन, हम तो तेरे साथ मजे लेने आए हैं। अगर तू मान जाएगी तो फिर हम आराम से करेंगे, वरना नहीं मानी तो। गुंडे अजीब तरह से हंसते हुए आकृति से बोले। अब आकृति को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। वह अपनी डरती हुई आवाज में बोली, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती। सारे गुंडे आकृति को इस तरह से देख तेज तेज हंसने लगे। वह सभी बोलने लगे, हमें नहीं पता था कि हम जिसे आज मर्डर करने आ रहे हैं वह इतनी खूबसूरत होगी। तो किसी की खिली हुई कली की तरह लग रही है। तुझे मसलने में हमें बहुत मजा आने वाला है। वह सारे गुंडे आकृति की तरफ देख एक मकारी हंसी हंसने लगे। आकृति ने जैसे यह सुना कि यह सब किसने किसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है, बताओ मुझे कौन मारना चाहता है। आकृति गुंडों की तरफ देखकर बोली, पर वह गुंडे हंसते हुए बोले, तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ हैं जो तुझे ऐसे ही बता देंगे? पर हाँ, जब तेरी आंखें निकालने लगेगी तब हम तुझे बता देंगे कि हमें किसने बोला है तुम्हें मारने के लिए। आकृति समझ गई थी कि ये गुंडे नहीं बताने वाले, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन है उसका दुश्मन जो उसे मारना चाहता है। वह सोच ही रही थी कि तभी पांचों गुंडे उसके बिल्कुल करीब आ गए। ये देखकर आकृति की हालत खराब हो गई। गुंडे उसे यहाँ वहां टच करने लगे। आकृति बार बार खुद को छुड़ा रही थी। आकृति ने डर के कारण भाग जाना चाह रही थी, पर उन गुंडों अभी भी बारिश काफी तेज हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, मानो मौसम भी किसी बड़े हादसे की चेतावनी दे रहा हो। वह चिल्लाते हुए बोली, कोई है, प्लीज हेल्प मी प्लीज। पर आकृति सुनसान जगह पर थी जहां से अभी कोई गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। आकृति की आंखों से और भी तेजी से आंसू गिरने लगे। उसे लगा कि अब वह शायद नहीं बचने वाली। उन गुंडों में से एक गुंडा आगे बढ़ा और आकृति के हाथों को पकड़कर कस के पीछे की तरफ की और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा। आकृति बार बार अपने चेहरे को इधर उधर घूमते हुए रोई जा रही थी और खुद को बचाने के लिए छटपटा रही थी। अचानक ही वहां पर एक कार का हॉर्न की तेज आवाज गूंजने लगी। वह गुंडे जो कि अभी सड़क के किनारे थे उस कार के हॉर्न की आवाज सुन गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, कौन है बे, चल जा यहां से जल्दी। पर वह कार वहां से नहीं हिली और लगातार हॉर्न दे रहा था। ये देखकर उन गुंडों का गुस्सा बढ़ गया। वह सभी उसे कार की तरह बढ़े और एक गुंडा वहीं पर आकृति को पकड़े हुए था। आकृति अब तक सड़क पर घुटनों के बल बैठी हुई रोए जा रही थी। क्या बात है, यहाँ पर क्या कोई शूटिंग हो रही है? अगर ऐसा है तो भाई मुझे तो शूटिंग देखने का बहुत मन था। उसे कार में से एक लड़का बड़े ही स्टाइल से बाहर निकाला और उन गुंडों की तरफ देखते हुए बोला। वह लड़का देखने में काफी हैंडसम था, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी वाला। वह लड़का काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। वह अपनी भूरी आंखों से बड़ी गौर से सभी गुंडों को देख रहा। इसका मतलब कि तुम पांचों मिलकर एक बेचारी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। राय वह लड़का उन गुंडों की बात सुनकर तुरंत बोल। तभी वह गुंडे हंसते हुए बोले, हो तुझे जो समझ आ रहा है वही समझा, हम यही कर रहे हैं, क्या कर लेगा तू? तुझे क्या लगता है कि तू इस तरह से किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा? और मैं होने दूंगा बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वह लड़का सामने खड़े गुंडे के मुंह पर एक तेज पंच मारता है, जिससे वह गुंडा लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गया। अब उस गुंडे को बहुत तेज गुस्सा आया। वह चिल्लाकर बोला, लगता है तू आज जिंदा नहीं बचना चाहता, तेरी भी मौत आज मेरे हाथों लिखी है, तभी तो तू यहाँ हीरोगिरी दिखाने आ गया। कहा तुमने हीरो? वह तो मैं हूं ही, मेरे कॉलेज टाइम से हर कोई मुझे हीरो ही बोलते थे और अब तो मैं हीरो से ज्यादा सुपरस्टार बन गया हूं। लोगों की नजरों में काफी फेमस हूं और लड़कियां तो मुझ पर बहुत मरती है। और अब बहुत दिन हो गए भाई, क्या सो हो जाए, आज थोड़ी सी कसरत कर ही ली जाए। वह लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने कॉलर को उचकाते हुए बोला और शक्ल देखिए अपनी। ये कहते हुए वह गुंडे उसे लड़के की तरफ देखते हुए हंसने लगे और फिर उनमें से एक गुंडा बोला, चल आज हम तेरी हीरोगिरी को अभी खत्म कर देते हैं और तेरा जो धोबरा है इसका तो हम वह हल करेंगे कि तू किसी के सामने अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएगा। इतना बोलकर वह गुंडा आगे बढ़कर जैसे ही उस लड़के को मारने वाला था कि तब ये देखकर बाकी के गुंडे भी एक पल के लिए डर गए, पर फिर सब जोश में आगे बढ़े और एक साथ उसे लड़के पर अटैक करने लगे। वह सब जितना उस लड़के के मारने की कोशिश करते हैं उतना वह लड़का उन सभी के अटैक को रोकता जा रहा था और उन्हें अच्छे से सबक सीख रहा था। एक के बाद एक सारे गुंडों को अपने बॉक्सिंग स्टाइल से मार मार कर अधमरा कर दिया। सभी बात है, इतना मार खाने के बाद भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत है साले, मैं तो तुम लोगों को बहुत हल्के में ले रहा था, पर नहीं, तुम लोगों में कुछ तो दम है। वह लड़का उस गुंडे की तरफ देख बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, जिसे सुनकर गुंडा बहुत प्राउड फील करने लगा। वह बड़ी ही प्राउडली बोला, हाँ तो तुझे क्या लगा हमारे अंदर दम नहीं, इसीलिए तो बोला था हमें हल्के मत ले, हम तुझे धूल चटा देंगे। यह सुनते ही वह लड़का उसे गुंडे के हाथ से चाकू को लेता है और उसे दूसरी साइड इफेक्ट हुए अपने पैरों से एक तेज किक उसे गुंडे के मुंह पर मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो उछलते हुए दूर सड़क पर जा गिरा। ये देखो लड़का हंसने लगा और बोला, ओ हाँ बहुत दम है, मुझे तो मजा आया इतने दमदार लोगों से मिलकर। इतना बोलते हुए वह एक बार अपने हाथ की तरफ देखता है और उसे इग्नोर कर देता है। उसकी नजर एक साइड खुद में ही सिकुड़ कर सड़क पर बैठी हुई आकृति पर गई, जो कि अपने घुटनों में सिर छुपाए सुबक सुबक कर रोई जा रही थी। बारिश अभी भी तेजी से हो रही थी।
वह लड़का आकृति की तरफ बढ़ा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हेलो, तुम ठीक हो, उठो और देखो, अब वह गुने यहाँ नहीं है। इतना बोलकर वह लड़का अपने जैकेट को उतार आकृति को पहना देता है। आकृति, जिसका डर के कारण बुरा हाल था, वह अभी भी बहुत डरी सहमी सी थी। उसे उन गुंडों ने उसे अंदर तक डरा कर रख दिया था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। आकृति अपने चेहरे को घुटने से बाहर निकालती है और अपने आंसू भरी आंखों से उस ऋतिक, ऋतिक तुम आ गए, कहाँ थे तुम? आकृति रोते हुए उस लड़के के गले लगे धीरे से बोली। सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं, आकृति का बेस्ट फ्रेंड ऋतिक था। दोनों हमेशा साथ में रहते थे और हंसते खेलते। फिर ऋतिक को एक दिन अपनी स्टडी के लिए फॉरेन चला गया था और अभी 2 दिन पहले ही वह वापस आया है। वह भी आकृति से मिलना चाहता था। पूर्णवेरा वही आकृति, बारिश में भीगने के कारण वह भी अब बुरी तरह से कांपने लगी थी। आकृति के मुंह से अपना नाम सुनते ही ऋतिक तुरंत अपने हाथों से आकृति को पकड़ लेता है। ऋतिक के ऐसा करते ही आकृति और भी तेजी से फूट फूट कर रोने लगी और यह बात ऋतिक को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लग रहा। आकृति लगातार बस रोए जा रही थी और जब आकृति चुप नहीं हुई तो ऋतिक धीरे से उसे कुछ अलग किया और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, यह सब क्या है आकृति, तुम यहाँ और इस हाल में? आखिर बात क्या है आकृति? पार्टी हॉल में अद्विक जब वॉशरूम से बाहर पार्टी हॉल में आया तो वो अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते हुए आकृति को ढूंढने लगा। उसी समय एक बिजनेस पार्टनर आकर उससे बातें करने लगा, पर अद्विक बेचैनी से आकृति को ढूंढ रहा था, लेकिन आकृति उसे वहां कहीं नहीं दिखी। टीना भी अद्विक के साथ थी और उसे पकड़कर बोली, क्या हुआ बेबी, किसे ढूंढ रहे हो? क्या तुम आकृति को ढूंढ रहे हो? कहीं दिख क्यों नहीं रही है? उसे तो यही पार्टी हॉल में ही होना चाहिए था। अद्विक थोड़ा परेशानी से इधर उधर अपने नजरें घुमाते हुए बोला। टीना को अद्विक का इस तरह से आकृति के लिए परेशान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे आकृति पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अद्विक के सामने अच्छी बनते हुए बोली, मेरी बहन शायद किसी काम से गई हो या अरे पर कहाँ, मैंने तो सब जगह देख लिया पर मुझे आकृति कहीं नहीं दिख रही है। कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? अद्विक बेचैनी से टीना की तरफ बिना देखे बोला। अब तो टीना का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो थोड़े गुस्से से अद्विक से बोली, तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? होगी कहीं पर या फिर चली गई होगी वापस। तुम्हें उससे क्या, कौन सा तुम्हें उससे कुछ लेना देना है? तुम तो उसे अपनी वाइफ भी नहीं मानते, फिर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? की बात पर अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो अपना गुस्सा टीना को नहीं दिखा सकता था। वे नॉर्मल वे में टीना से बोला, वो मैं नहीं मानता उसे अपनी वाइफ और ना ही मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट है, पर अभी वो मेरे साथ यहाँ आई है और घर के सभी मेंबर जानते हैं कि वो मेरे साथ यहाँ है। अगर उसके साथ कुछ होता है तो सब मुझे ही ब्लेम करेंगे और ये बात मैं सहन नहीं। सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही अद्विक के घर वालों से बहुत चिढ़ मचती थी। उसका बस चलता तो वो अद्विक से उसके सारी फैमिली मेंबर को दूर कर देती और वो ये काम करने में लगी भी हुई थी, पर इतना आसान नहीं था क्योंकि अद्विक अपनी फैमिली मेंबर को बहुत मानता था। फैमिली मेंबर को याद करते ही टीना को अदिति का चेहरा याद आने लगा। टीना अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी थी, तभी अद्विक हॉल से बाहर की तरफ निकल गया। ये देख टीना भी तेजी से आगे बढ़ी और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अद्विक बेबी जाने दो ना, शायद वह घर चली गई होगी और अगर तुम इस तरह से पार्टी को बीच में छोड़कर जाओगे तो तुम्हारे पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा। को तो इस वक्त सिर्फ आकृति की चिंता सता रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पार्टनर उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बातें करते हैं। उसके लिए अगर कोई मायने रखता है तो वो थी सिर्फ उसकी वाइफ आकृति। वो एक नजर टीना की तरफ देखता है और एक बार अपने हाथ की तरफ जिसे टीना ने पकड़ा था और अपने हाथों को धीरे से टीना की पकड़ से छुड़ा। अपनी बात बोलकर अद्विक तेजी से आगे बढ़ गया। वही टीना गुस्से से मुंह फुलाए हुए अद्विक को जाते हुए देख रही थी। कुछ सेकंड तक देखने के बाद वह भी तेजी से अद्विक के पीछे गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अद्विक और आकृति एक पल भी करीब आए। पूर्णवेरा वही सुनसान सड़क पर सामने खड़ा ऋतिक आकृति की हालत को देखकर उससे सब पूछने लगा, क्योंकि उसे आकृति की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने हमेशा से ही आकृति को मुस्कुराते हुए देखा था। कॉलेज टाइम में भी आकृति हमेशा हंसती खेलती रहती थी। वो खुद भी खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखती थी, लेकिन आज उसे इस तरह रोता देख ऋतिक को बहुत बुरा लग रहा था। पूर्णवेरा लिए यहाँ से क्या गया कि आकृति की तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। वो लड़की जो हमेशा दूसरों को खुश रखती थी और सबकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती रहती थी, आज उस लड़की का यह हाल कैसे हो गया? आखिर कौन है इसका कारण? ऋतिक आकृति को देखते हुए अपने मन ही मन सोचने लगा। पूर्णवेरा वही आकृति बिल्कुल चुप थी। वो बिना कुछ बोले बस सुबकते हुए रो रही थी। जैसे ही ऋतिक ने यह देखा, वह एक बार फिर से उसे पूछने लगा, बताओ मुझे आकृति, आखिर क्या हुआ है तेरे साथ और तू इस तरह से ऐसे सुनसान सड़क पर बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई और ये गूंडे, यह सब क्या है आकृति? ये मेरी लाइफ का सच है जो तुझे दिख रहा है, यह सच्चाई है मेरी लाइफ की जिसे कोई नहीं बदल सकता। आकृति ऋतिक की तरफ देखकर चिल्लाकर बोली। आकृति की बात सुन अभी भी ऋतिक को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने कंफ्यूज भरी नजरों से आकृति को देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसके गुस्से को देख समझ गया कि यह सही समय नहीं है कि वो आकृति से कुछ। अचानक ही आकृति का ध्यान ऋतिक के हाथ पर गया, जिसमें से अभी भी ब्लड निकल रहा था। उसके हाथ को पकड़ते हुए आकृति बोली, ऋतिक ये क्या हो गया तुझे? तेरे हाथ में इतनी चोट कैसे लग गई? लगता है उन गुंडों के साथ लड़ते हुए तुझे इतनी चोट लग गई। इतना बोलकर आकृति एक बार फिर से रोने लगी। अरे यार, ये मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। तू इतना रो क्यों रही है और कब से तू इतनी रोने लग गई? मेरी आकृति तो सिर्फ हंसना जानती है। ऋतिक अपने हाथ को आकृति के हाथ से दूर कर उसे छुपाते हुए बोला, पर आकृति उसे गुस्से से घूरने लगी और एक बार फिर से उसे देखकर हाथ को पकड़ लिया और उसके चोट पर फूंकने लगी। पूर्णवेरा तू इसे छोटी सी चोट बोल रहा है? तेरा हाथ पूरा कर गया है और तुझे मामूली से चोट लग रही है। चल अब जल्दी से हॉस्पिटल चल, तुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। आकृति परेशान होते हुए ऋतिक से बोली। ऋतिक आकृति के चेहरे को ही देख रहा था। इन 2 सालों में उसने आकृति को बहुत मिस किया था। बारिश में भीगने के कारण आकृति और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह कुछ सेकंड, ऋतिक तू मेरी बात सुन रहा है या नहीं? तू चल रहा है या तुझे थप्पड़ लगाऊं? आकृति ऋतिक के हाथ को पकड़कर गुस्से से बोली। ऋतिक मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अच्छा चल रहा हूं। मेरी माँ इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ऋतिक मुस्कुराने लगा और आकृति को साइड हक कर लिया। आकृति अभी भी मुंह फुलाए हुए थी। ऋतिक उसे खुद से बिल्कुल चिपकाते हुए बोला, अब गुस्सा भी मत कर, चल रहा हूं ना। अभी अपना मुंह ऐसे फूलन देवी की तरह क्यों फुला रही है? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों साइड 2 गोलगप्पे भरे पड़े हैं। यह सुन आकृति भी मुस्कुराने लगती है। पूर्णवेरा कुछ ही देर में अद्विक आकृति को ढूंढते हुए वहां आ गया था। अद्विक की नजर आकृति के साथ खड़े लड़के पर गई, जो कि आकृति को खुद से चिपकाए हुए खड़ा था। आकृति भी उसके साथ मुस्कुरा रही थी। यह सब देखकर अद्विक की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। पूर्णवेरा गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। अद्विक आकृति के साथ खड़े लड़के को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि पिछले जन्म में यही था जो हमेशा आकृति की केयर करता था। यहाँ तक कि वो अद्विक से आकृति के लिए कई बार लड़ाई भी कर चुका था और उसने यहाँ तक कहा था कि वो आकृति को छोड़ दे, क्योंकि आकृति को वो अपना बनाना चाहता है। वह आकृति से प्यार
आकृति का ध्यान अद्विक पर नहीं था। वो अभी भी ऋतिक के साथ ही थी, दोनों साथ में। वहीं सामने खड़ी ऋतिक की कार के पास जाते हैं। ऋतिक ने फ्रंट गेट ओपन किया। आकृति उसे देख चुपचाप से कार में बैठ गई। ऋतिक भी दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आकृति को ऐसे कार में बैठते देखकर अद्विक जल्दी से आगे बढ़ा और आकृति के पास पहुंचने वाला था कि तभी क्या है टीना, तुमने मुझे क्यों रोका? तुम्हारे रोकने के कारण वो दोनों यहाँ से चले गए। अद्विक टीना की तरफ देख गुस्से से चिल्लाकर बोला। अद्विक को गुस्से से देख एक पल के लिए टीना बुरी तरह से डर गई, पर फिर कुछ सोच वह एक हल्की मुस्कान के साथ अद्विक की तरफ देखते हुए बोली, बेबी मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहां जाओ। टीना की बात पर अद्विक उसे घूर घूर, तुम्हें शायद नहीं पता, वह दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही प्यार करते हैं। पूरे कॉलेज में ये बात फैली हुई थी कि आकृति और ऋतिक कपल है। टीना अद्विक को खुद की तरफ घूरते देख तुरंत बोली। वही टीना की बात सुनकर अद्विक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। पूर्णविराम, मैं तो कहूंगी कि तुम इसमें बिल्कुल भी रोक टोक मत करो। आखिर तुम्हें भी तो आकृति को डाइवोर्स देना ही है, और फिर डाइवोर्स के बाद आकृति को कोई तो ऐसा चाहिए जो उसे संभाल ले। तो वो ऋतिक के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। वह दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं, और जैसा कि अभी हम दोनों ने देखा, इससे साफ पता चला। टीना की कही एक एक बातें अद्विक के कानों में किसी गर्म तेल की तरह काम कर रहे थे। हर सेकंड के साथ अद्विक का गुस्सा और भी बढ़ते जा रहा था। वह एक झटके में टीना के हाथ को खुद से छुड़ाता है और तेजी से दूसरी तरफ बढ़ गया। पूर्णविराम, टीना अद्विक को इस तरह गुस्से में जाते हुए देखती रही। फिर वो एक कुटिल मुस्कान के साथ बोले, वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। मैंने तो सिर्फ उन गुंडों को आकृति को अपने रास्ते से हटाने के लिए भेजा था, पर मुझे नहीं पता था कि आकृति खुद ही खुशी खुशी मेरे रास्ते से हट जाएगी। अब आकृति तुम चाहे कुछ भी कर लो, अद्विक कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो अब तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और यह गुस्सा जल्द ही नफरत में बदल जाएगा। इतना बोलकर टीना तेज तेज हंसने लगी। वो किसी पागल की तरह हंसे जा रही थी। उसकी हंसी उस सुनसान जगह पर चारों तरफ गूंज रही थी। उसी समय टीना का मोबाइल बजा। टीना अपने पर्स में से मोबाइल निकाली तो उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख तुरंत कॉल पिक की। दूसरे तरफ से उन गुंडों में से गुंडे की आवाज टीना के कानों में पड़, मैडम हमने तो उस लड़की को मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक लड़का वहां जाकर उसे बचा लिया और हम उसे मार नहीं पाए। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था कि कोई उस लड़की को बचाने के लिए भी आ सकता है? वह गुंडा टीना के कॉल पिक करते ही तुरंत बोला, तुम सब के सब यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो। एक काम बोला था मैंने, वह भी तुम सब नहीं कर सके। अब तुम लोगों को एक पैसा नहीं मिलेगा। फोन रखो और आज के बाद मुझे भूलकर भी कॉल मत करना। टीना गुस्से से उन गुंडों की आवाज सुनकर फोन पर बोली और तुरंत कॉल कट कर दी। पूर्णविराम, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो ऐसे ही मेरे प्यारी सिस्टर ने आसान कर दिया है। अद्विक के मन में जो मेरी प्यारी सिस्टर के लिए फीलिंग जग रही थी, उसे तो मैं अब बिल्कुल भी उभरने नहीं दूंगी। मैं अब उन दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगी कि वह दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। अद्विक के मन में आकृति के लिए मैं इतनी नफरत भर दूं। वही अद्विक तेजी से आगे बढ़ा और वापस पार्टी हॉल में जाने के बजाय अपने कार की तरफ बढ़ गया। वह तुरंत कार का डोर ओपन कर ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेजी से कार को वहां से लेकर आगे बढ़ गया। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। गुस्से के कारण उसका चेहरा सख्त हो गया था, हाथों की नसें उभर आई थी। गुस्से के कारण उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। एक उसके आंखों के सामने बार बार बस ऋतिक और आकृति का एक दूसरे के करीब होना यही आ रहा था। उसे इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही अद्विक को ऐसे जाते देखकर वहां मौजूद उसके गार्ड्स जल्दी से अपने अपने कार में बैठे और उसके कार के पीछे निकल गए। उन सभी को हमेशा से ही अपने बॉस के सिक्योरिटी की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि अद्विक की बहुत सारे बिजनेस राइवल थे। कार में बैठा अद्विक बहुत ही स्पीड से कार को चला रहा था। वो अपनी नीली आंखों से घूर घूर कर रोड की तरफ देख रहा था। हर बदलते पल के साथ उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। कुछ सोचते हुए वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकलता है और स्टीयरिंग को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से कॉल मिलाने लगा। अभी अद्विक आकृति को कॉल मिला रहा था, पर दूसरी तरफ से ना जाने, नो 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 इट्स नॉट फेयर, यू आर माइन वाइफी, तुम सिर्फ मेरी हो आकृति, सिर्फ मेरी। अद्विक के फोन मिलाने पर आकृति का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह सुनते ही अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसका जबड़ा कस गया और उसके हाथों की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर जम गई। गुस्से के कारण अद्विक तुरंत ही अपना मोबाइल को कार में तेजी से फेंक देता है और गुस्से से कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलने लगा। पूर्णविराम, अद्विक की कार एक तेज आवाज के साथ पैलेस के सामने रुकती है। पैलेस के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स इतनी तेज आवाज को सुन घबरा गए। सभी की नजरें कार की तरफ गई तो वह सब उस कार को देखकर पहचान गए कि यह उनके अद्विक बॉस की कार है। अद्विक तुरंत से कार से बाहर आया और तेज कदमों के साथ चलते हुए पैलेस के अंदर चला गया। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिख, कदमों के साथ चलते हुए अंदर आया और सीढ़ियों से होते हुए सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। रूम के डोर को एक झटके में अद्विक ने ओपन किया। वह अपने नीली नजरों को घूमते हुए चारों तरफ देखने लगा तो उसे रूम में कहीं भी आकृति नहीं देखी, क्योंकि उसने आकृति से कहा था कि आज रात वह उसी के साथ रहेगी, तो उसे लगा था कि आकृति रूम में ही होगी। वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वह एक झटके में अपने कोट का बटन ओपन कर उसे निकाल सोफे पर फेंका देता है। पूर्णविराम, अद्विक तेजी से रूम से बाहर निकाला और अदिति के रूम की तरफ बढ़ गया। वह अदिति की रूम के पास पहुंचकर डोर नॉक किया। अदिति जो कि सो रही थी, वह डोर पर नॉक की आवाज सुनकर उठी और डोर ओपन करा। उसके सामने अपने भाई को देख चौंक गई। वह हैरानी से पूछती है, भाई आप यहाँ, वो भी इतनी रात को? अद्विक अदिति से बिना कुछ बोले अपनी नजरों को पूरे रूम में घूमने लगा, पर उसे वहां भी आकृति नहीं दिखी। वह तुरंत अदिति से पूछता है, आकृति कहाँ है? आकृति कहाँ है? ये क्या पूछ रहे हो भाई? वह तो आपके साथ गई थी ना, तो आपके साथ ही आएगी ना? अदिति तुरंत ही अद्विक की बात पर उससे बोली, वह मुझसे पहले ही पार्टी से बाहर वापस आ गई थी, तो वो अभी तक घर नहीं आई है। आदित्य के पूछने पर अद्विक तुरंत बोला, पूर्णविराम भाई आप क्या बोल रहे हैं? वह अकेले कैसे आएगी? जब आप उसे अपने साथ ले गए थे तो आपको उसे अपने साथ ही लाना चाहिए था ना, और आप क्या बोले जा रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति हैरान और कंफ्यूजन के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ अद्विक से बोली। पूर्णविराम, अद्विक अदिति के इतने सवाल को सुन गुस्से से अपने हाथों का मुट्ठी बना लेता है और बिना कुछ जवाब दिए तेजी से वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अद्विक को इस तरह से बिना कुछ बताए जाते देखा अदिति को अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। वह भी अद्विक के पीछे पीछे गई। अद्विक जैसे ही अपने रूम में पहुंचकर डोर लॉक करने वाला था कि तभी अदिति तुरंत रूम के अंदर घुस गई। अद्विक के ऐसे घूर घूर के देखने से एक पल के लिए अदिति घबरा गई, पर फिर हिम्मत करके बोली, भाई मुझे घूरने के बजाय आप ये बताएं कि आखिर अक्कू को अकेले आपने कैसे छोड़ दिया? आपको पता है ना, उसे रात में अकेले ड्राइव करना या अकेले बाहर जाने से बहुत डर लगता है, और इस तरह से रात में उसका अकेले निकलना भी उसके लिए सेफ नहीं है। फिर आपने इतनी बड़ी
भाई प्लीज आप मुझे इस तरह से डरना बंद करिए। अभी मुझे अपनी फ्रेंड की बहुत चिंता हो रही है, न जाने अकेले वह कहाँ होगी। इतना बोलकर वो चुप हो गए। अभी अदिति के चेहरे पर आकृति के लिए परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह अकेली होगी तो ही तो घबराने वाली बात होगी, वह तो उस लड़के के साथ गई है। अद्विक अदिति के इस तरह बोलने पर धीर से बढ़ाया। अदिति अपने भाई के बड़बड़ाने की आवाज को क्लिपर नहीं सुन पाई तो वह तुरंत पूछती है, भाई आप क्या कह रहे हैं, कहाँ गई है? अदिति के पूछने पर अधिक कोई जवाब नहीं देता और तुरंत ही अपना मोबाइल ढूंढने लगा। वह अपने पेन के पॉकेट से मोबाइल निकलता है। उसने देखा फोन पर काफी स्क्रैचेज आ गए थे। उसने गुस्से में मोबाइल को फेंक दिया था, जिस कारण उसका मोबाइल डैमेज हो गया था। पर अभी भी वह थोड़ा बहुत काम करता था। अद्विक एक बार फिर से आकृति को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ आकृति ऋतिक के साथ एक अस्पताल में थी और ऋतिक के हाथों का पट्टी करवा रही थी। डॉक्टर ने जब यह सुना कि उसके हाथों पर चाकू से कट लगा है तो वह टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए बोले। जैसे ही ऋतिक ने इंजेक्शन का नाम सुना उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। पूर्णविराम, नो 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 डॉक्टर प्लीज, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। आप मुझे कोई दवा दे दो पर मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। डॉक्टर की तरफ देखते हुए वह तुरंत बोला, पूर्णविराम देखिए आपके हाथ में काफी गहरा कट लगा है और हमने रेसिंग तो कर दिया है पर वह नीप से कट लगा और वह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आगे चलकर कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए प्रिकॉशन के लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना ही सही होगा। हम इसके लिए कोई दवा नहीं दे सकते। डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल वे में ऋतिक की तरफ। लेकिन ऋतिक फिर से बहाने बनाते हुए बोला, डॉक्टर अब ऐसा करिए ना कि आप मुझे इंजेक्शन को उसको पीने के लिए दे दीजिए, मैं उसको पी लेता हूं तो उससे भी तो मुझे आराम हो जाएगा। डॉक्टर को ऋतिक की बातें बहुत ही बचकानी लग रही थी। वहीं पास में बैठी आकृति भी स्थिति को भूल रही थी। वह उसे घूरते हुए उसके सिर पर चपत लगाकर बोली, पागल लड़के, इंजेक्शन लगाना। इतना बोलकर आकृति चुप हुई और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर आप इन्हें इंजेक्शन लगाए में भी देखती हूँ कैसे इंजेक्शन नहीं लगता। आकृति ऋतिक को घूरते हुए डॉक्टर को से बोली, पूर्णविराम आकृति तुम मेरी फ्रेंड हो या दुश्मन, तू इस तरह से कैसे मेरे साथ कर सकती है? और डॉक्टर आप तो पेशेंट की जान बचाते हो, इस तरह से क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? ऋतिक किसी मासूम से बच्चे की तरह डॉक्टर की तरफ देखकर बोला। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर वहीं खड़ी नर्स सबको हंसी आ रही थी। वहां खड़ी नर्स ऋतिक की बातें सुन अपने मन ही मन बोली, देखने में किसने कहा मैं तेरी दोस्त हूं, मैं तेरी दुश्मन हूं? ठीक है डॉक्टर आप इंजेक्शन लगाओ, मैं ऐसे पकड़ के रखती हूं, जल्दी से इंजेक्शन लगा दो। आकृति एक बार फिर से ऋतिक को घूमते हुए डॉक्टर से बोली। डॉक्टर ने आकृति के पास सुन तुरंत पास में खड़ी नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहा। डॉक्टर के बोलते ही नर्स ने इंजेक्शन रेडी किया और डॉक्टर को पकड़ा दिया। डॉक्टर जैसे ही ऋतिक उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, वह इंजेक्शन को देखते ही जल्दी से उठकर वहां से भागने लगा। तभी आकृति गुस्से से बोली, जहां हो वहीं रुक जाओ और वापस यहां आओ वरना तुम जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। आकृति कितनी गुस्से भरी आवाज को सुन ऋतिक पीछे मुड़ा और उसकी तरफ रोने जैसा मुंह बनाकर देखने लगा। आकृति उसे घूर कर देखते हुए वापस चेयर पर आकर उस इंजेक्शन को देखकर उसका गला सूख गया था। वह अपने थूक निकलते हुए उस इंजेक्शन की तरफ देखता और एक बार फिर से गिड़गिड़ाते का डॉक्टर से बोला, प्लीज डॉक्टर कुछ तो रहम कीजिए, मुझ मासूम पर क्यों इतने जुल्म कर रहे हो आप? क्या आप चाहते हो कि इस मासूम की मौत हो जाए? क्या आपको जरा सा भी मुझ पर दया नहीं आता? ऋतिक इस बचकानी बातों को सुनकर आकृति उसे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह ऋतिक के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मासूम कहाँ से मासूम? मुझे तो तू कहीं से भी मासूम नहीं दिखता। ऋतिक और भी ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाकर आकृति की तरफ देखने लगा। अभी आकृति को ऋतिक को देख हंसी आ रही थी पर वह खुद की हंसी को कंट्रोल किए हुए थे। यार आकृति, तू क्या मेरी दुश्मन बनी पढ़नी है? 2 सालों में तो बहुत बदल गई है। अब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते तो कब से इतनी हार्टलेस हो गई? तू तो कितनी सीधी साधी मासूम सी प्यारी सी थी और अब तो तू इतनी आह। पूर्णविराम आकृति से बोलते बोलते ही ऋतिक की तेज चीख निकल गई क्योंकि उसे वह डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। पूर्णविराम हो गया, आप तो खामखा इतना डर रहे थे। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत बोल ऋतिक अपनी हाथ को सहलाते हुए बोला, तुम सब के सब बुरे हो, तुम सब मेरी जान लेने पर तुले हुए हो, मैं देख लूंगा सबको। एक इंजेक्शन से तेरी जान जा रही है, क्या बकवास करता है? अपनी यह ओवर एक्टिंग बंद कर दे। यह जो डॉक्टर दवा दे रहे हैं इसे चुपचाप से खा लेना। आकृति ऋतिक की तरफ दवा का एक पैकेट पढ़ते हुए उसे बोली। पूर्णविराम फिर डॉक्टर को बिल पे कर आकृति ऋतिक के साथ अस्पताल से बाहर आई। अब तक बारिश बहुत कम हो गई थी, बस हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। आकृति ने एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर ऋतिक से बोली, ऋतिक तुम मुझे मेरे घर छोड़ दे। ऋतिक अभी भी अपना हाथ सहला रहा था, हाँ क्यों नहीं, तू मुझे तंग करने का मौका कैसे छोड़ सकती है? पूर्णविराम ऋतिक की बात सुन एक बार फिर से आकृति उसे घूर कर देखती है और फिर ऋतिक की कार में जाकर बैठ गई। ऋतिक भी ड्राइविंग सीट पर आया और वह भी बैठ गया। फिर कार को आगे बढ़ा दिया। ऋतिक आकृति को उसके घर ले जा रहा था। ये देखकर आकृति तुरंत बोली, तुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है? हाँ मुझे पता है कि तुझे तेरे घर जाना है, तो मैं तुझे तेरे घर ही तो लेकर जा रहा हूँ। और अब यह मत पूछना कि मुझे याद है या नहीं, क्योंकि मैं तेरे घर इतनी बार गया हूँ कि मैं वह भूल ही नहीं सकता। ऋतिक तुरंत ही आकृति के बोलने पर उसे बोला, पूर्णविराम गलत है, मुझे मेरे घर नहीं मेरे ससुराल जाना है। जैसे ही आकृति ने यह कहा ऋतिक की कार एक झटके में रुक दी। देखकर आकृति घबराकर बोली, तू क्या कर रहा है? अभी एक्सीडेंट हो जाता। आकृति के ऐसे बोलने पर ऋतिक अपने सेंस में वापस आया और वह आकृति की तरफ देखकर बोला, सॉरी सॉरी। आकृति ना जाने कैसे मेरा ध्यान हट गया, पर तू अभी क्या बोल रही? मैंने तुझे यह कहा कि तू मुझे मेरे ससुराल राठौर मेशन में छोड़ दे। आकृति एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराते हुए ऋतिक से बोली। ऋतिक ने तुरंत आकृति से पूछा, क्या तुम्हारी मैरिज हो चुकी है? आकृति हो में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हो चुकी है, मेरी शादी को 6 महीने हो गए। ऋतिक ने अब तक कार स्टार्ट कर दी थी पर आकृति की कही बात सुन वो बिल्कुल ही हैरान रह गया था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उसके दिल में एक तेज दर्द सा महसूस होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसे अचानक से बहुत बेचैनी से होने लगी। बिल्कुल शांति पसरी हुई थी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऋतिक चुपचाप से कार ड्राइव कर रहा था। उसके मन में तो बहुत सारे उलझन और तकलीफें थी। वहीं आकृति विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। वह भी अंदर से अभी टूटी हुई थी। वह अभी भी अद्विक को टीना को एक साथ किस करते हुए सीन को ही याद कर रही थी। वह सब याद आते ही एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो गई। आकृति कैसे चपत लगाने पर ऋतिक अपने सिर को सहलाते हुए बोला, तू हर वक्त मुझे मारती क्यों रहती है? दिस इज नॉट फेयर यार। आकृति हंसते हुए बोली, क्योंकि तू ऐसे बेवकूफ वाला हरकत करता रहता है इसलिए मुझे तुझे मारना पड़ता है। आकृति की बात पर ऋतिक अजीब सा मुंह बनाता है और बोला, सच में आकृति तू बहुत हार्टलेस हो गई है, तो बिल्कुल बदल गई है। यू आर सच अ हार्टलेस वुमेन।
आकृति कुछ नहीं बोली, बस वह मुस्कुराते हुए ऋतिक को अच्छी और उसके गाल पर पिंक कर दी। ऋतिक के गाल रेड हो गए। वो अपने गालों को सहलाने लगा और आकृति की तरफ गौर कर देखा तो आकृति हंस रही थी। यह देखकर ऋतिक भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद ऋतिक राठौर मेशन के सामने अपनी कार को रोकता है। आकृति जल्दी से सीट बेल्ट ओपन कर और ऋतिक से बोली, अच्छे से ड्राइव करके जाना और हाँ पहुंचकर मुझे फोन करना मत भूलना। इतना कहकर आकृति डोर ओपन कर बाहर निकलने लगी, पर तभी ऋतिक उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक ऋतिक के हाथ पकड़ने पर आकृति उसकी तरफ देखती है। ऋतिक बोल, पार अपना नंबर। हाँ तेरा ये भूलने का आदत अभी तक नहीं गया, यह अभी भी वही है। ऋतिक हंसते हुए आकृति के सिर पर चपत लगाया। आकृति मुंह बनाकर अपने बालों को सहलाई और बोली, गंदे लड़के। इतना कहकर वह भी ऋतिक के हाथ में मार दी। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख तेज तेज हंसने लगे। फिर कुछ देर बाद आकृति कार से बाहर आई और ऋतिक उसे बाय करके तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। ऋतिक के जाने के बाद आकृति मुस्कुराते हुए मेशन के अंदर आ गई। आकृति इस बात से अनजान थी कि किसी की नजरें घूर घूर कर उन दोनों पर ही टिकी हुई है। ऋतिक का फोन नहीं लगता तो अद्विक गुस्से से बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगता है। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में और भी ज्यादा गहरी लग रही थी। वह एक टक चांद की तरफ देख रहा था, जैसे मानो चांद में किसी को ढूंढ रहा हो। इस वक्त वह गुस्से से बौखलाया हुआ था। उसी समय पैलेस के बाहर एक कार रुकी। कुछ सेकंड बाद अद्विक ने उसमें से आकृति को बाहर आते देखा। उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। अद्विक की नीली नजरें उन्हें पर टिकी हुई थी। उसने अब तक देख लिया था कि कार में बैठा इंसान कौन है और कार में किस तरह से वह इंसान आकृति के करीब जा रहा था। ऋतिक और आकृति को इस तरह से एक दूसरे के साथ हंसते हुए देखकर अद्विक के सीने पर सांप लौटने लगे। ऋतिक और आकृति को एक दूसरे के करीब देखना अद्विक को बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे उन दोनों को साथ देकर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण उसकी नसें उभर आई थी। इसके साथ साथ उसे अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी होने लगी थी। बालकनी में ही इधर से उधर चलने लगा। उसके नीली आंखें खून की तरह लाल हो गए। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए अद्विक वही बालकनी में खड़ा एक के बाद एक लगातार सिगरेट के काश लेते रहा। वह वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था कि आकृति अंदर आते ही जरूर उसके रूम में आएगी, पर अफसोस वह काफी देर तक आकृति के आने का इंतजार करता रहा। पर आकृति रूम में नहीं आई। अब तो अद्विक की बेचैनी और बढ़ गई थी। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था। डर इस बात, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आकृति मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं कभी भी उसे किसी और के करीब नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं किसी और को उसके करीब आने दूंगा। यह सब बोलते हुए अद्विक की आंखें गुस्से से जल रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। वह अपने कांपते हुए होठों पर सिगरेट रखता है और लाइटर से जलाकर फिर से उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। उसकी वही आकृति सीधे अदिति के रूम में गई। अदिति जो कि वह भी परेशान थी कि आखिर आकृति कहाँ है। जैसे ही आकृति ने डोर ओपन किया, अदिति की नजर उस पर गई। वह तुरंत उठी और उसके पास आकर बोली, कहाँ थी तू अब तक? तुझे होश भी है? कोई कितनी रात हो चुकी है। सॉरी यार, मुझे लेट हो गया। आकृति अदिति के पूछने पर बोली। फिर तुरंत वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और वॉशरूम के अंदर चली गई। अदिति बस वॉशरूम की डोर की तरफ देखते रहे। उसे आज आकृति कुछ बदली बदली सी लग रही थी। वह कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठे डोर की तरफ देखती रही और फिर बेड पर जाकर लेट गए। कुछ देर बाद आकृति फ्रेश होकर और अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आए। अभी वह सिंपल सी नाइट ड्रेस में थी। वह चलते हुए बैठकर दूसरे की तरफ आई और लेट गई। अदिति बड़े ही गौर से आकृति को देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। आकृति बिना कुछ बोले चुपचाप से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अदिति कुछ सेकंड तक आकृति की तरफ देखती रही, पर जब आकृति कुछ नहीं बोली तो वह भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कुछ देर बाद आकृति धीरे से अपनी आंखें खोती है और अपने बगल में सो रही है अदिति की तरफ देखी, जो कि अब तक सो चुकी थी। वह धीरे से बेड पर से उठी और रूम के बालकनी की तरफ गई। वह बालकनी में जाकर खड़े हो गई। यार, आसमान में खिले चांद की तरफ देखने लगी। चांद की तरफ देखते हुए ही आकृति की आंखें धीरे धीरे नम हो गई। वहीं दूसरी तरफ टीना के तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह खुश होकर गाना गाते हुए अपने घर के अंदर इंटर करती है। अभी वह अंदर गई थी कि तभी किसी ने उसे पकड़कर एक झटके में अपने करीब खींच लिया। पहले तो टीना चौंक गई, पर सामने खड़े शख्स को देख उसके होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। बेबी तुम यहाँ कब आई? टीना अपनी बड़ी स्माइल के साथ सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए बोली। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं विवेक था। वह टीना के चेहरे पर अपने हाथ फिराते हुए बोला, वह सब छोड़ो, पहले ये बताओ आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। लॉटरी ही लग गई है, ऐसा ही कुछ समझ लो। हम लोग जो चाहते हैं वह जल्द ही पूरा होने वाला है। टीना अपने होठों पर खतरनाक स्माइल लिए बोली। मतलब मैं कुछ समझ नहीं। विवेक कंफ्यूज वाली नजरों से टीना की तरफ देखते हुए बोला। टीना विवेक के गालों पर अपने हाथ रखकर बोली, ओ बेबी तुम कितने भोले हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत जल्द हमारे रास्ता का कांटा यानी कि वह आकृति अद्विक के लाइफ से बहुत दूर चली जाएगी और फिर मैं अद्विक को अपना बनाऊंगी। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे हो जाएगी। अच्छा, पर वह कैसे? क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या क्या है तुमने आज? विवेक अपनी भाव में उचकाते हुए टीना से पूछा। टीना बड़े ही अदा के साथ अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोली, अफसोस बेबी, अब तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किस बताऊंगी। इतना कहकर उसने सारी बातें विवेक को बता दे, जिसे सुनकर विवेक के भी होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह तुरंत, तुम सही बोल रहे हो, अब मुझे बिल्कुल भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आई वांट यू राइट नाउ। अब मैं तुम्हें खुद के अंदर महसूस करना चाहती हूँ। टीना अपनी लस्ती भरी आवाज में विवेक के चेहरे को पकड़कर बोली और फिर तुरंत थोड़ा ऊपर उचककर विवेक के होठों को अपने होठों में भलिया बड़े ही पैशनेटली से वो किस करने लगी। वही विवेक भी कम नहीं था, वह भी टीना को कस। अगली सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आकृति अदिति के साथ बैठी थी। रोज की तरह आज भी उसके होठों पर स्माइल थी, पर वह एक फेक स्माइल थी जिन्हें वह सबके सामने दिखाने के लिए अपने होठों पर सजा रखी थी। वहां डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे, सिर्फ अद्विक को छोड़कर। दादाजी ने फ्रंट चेयर खाली देखकर बोले, यह अद्विक कहाँ रह गया? अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आया? जैसे ही आकृति के कानों में अद्विक का नाम गया, एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने कल रात का सीन आ गया, जिससे उसकी आंखें हल्की नम हो गई। वह अपने चेहरे को नीचे झुकाकर आंखों को साफ करने लगी। वह देखो, दादाजी भाई आ रहे हैं। अचानक से अदिति ने अपने दादाजी से कहा। सभी की नजर सीढ़ियों की तरफ चले गए, जहां से अद्विक बड़े ही रफ्तार तरीके से नीचे उतर कर आ रहा था। आकृति ने भी एक नजर अद्विक की तरफ देखा और फिर अपने नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ गई। अद्विक चलकर वहां आया, सबसे पहले अपने दादाजी को गुड मॉर्निंग बोला और फिर अपने चेयर पर जाकर बैठ गए। दादाजी के कहने पर सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करते हुए ही दादाजी अद्विक की तरफ देखते हुए पूछे, कल की पार्टी कैसी रही? फिर वह आकृति की तरफ देखकर पूछे, आकृति बेटा अपने एंजॉय तो किया ना? जैसे ही दादाजी की बातें अद्विक और आकृति के कानों पर पड़े, एक पल के लिए दोनों की ही नजर में एक दूसरे से जा मिली, फिर आगे की अपनी नजरें नीचे झुक
चलो ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें पार्टी में मजा आया। दादाजी आकृति की बातों को सुनकर धीरे से बोले। आकृति भी बस मुस्कुरा दी। वहीं अदिति आकृति की मुस्कुराहट के पीछे उसके दर्द को साफ समझ पा रही थी, पर वह आकृति के सामने अपनी बात जाहिर नहीं करती। वह बस इंतजार कर रही थी, बस आकृति के खुद से बोलने का इंतजार कर रही थी। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। वहीं अद्विक की नजरें रह रहकर आकृति पर जा रही थी, पर आकृति एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वह लगातार अपनी नजरों को नीचे झुकाए बैठी थी। अद्विक को आकृति का इस तरह से ना देखना और भी गुस्सा दिला रहा था। उसे यही लग रहा था कि अब आकृति उसे इग्नोर भी करने लगी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? वही आकृति का तो बहुत मन था। कुछ देर में सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करके वहां से चले गए। आकृति वहां से जाने लगती है, तभी अदिति आकृति के हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए पूछती है, आकृति यह क्या है? यह तेरी गले पर कैसा निशान है? जैसे ही आकृति में सुना वह अपने गले पर टच करने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अदिति किस निशान की बात कर रही है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यह लव बाइट के निशान हो। क्या यह सब भाई ने किया है? अदिति आकृति की तरह देख उसे एक शरारती स्माइल लिए बोली। अदिति की बात पर आकृति तुरंत बोली, आटू तू भी ना कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू गलत सोच रही है, समझी? वह बस कल मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी। अपनी बात बोलते हुए आकृति को कल रात गुजरे बात का उसके साथ जबरदस्ती करना वह सब याद आने लगा। उन गूंडों के साथ हाथापाई करने के टाइम भी उसके गले पर गूंडों के नाखून के लग गए थे, जिससे वहां रेड निशान बन गए थे। उसे ही देखकर अदिति आकृति को चिढ़ा रही थी। तो ऐसी बात है, मुझे तो लगा कि शायद भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। अदिति आकृति को चिढ़ते हुए आगे बोली। आकृति उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ आटू की बच्ची, तू बहुत बोलने लगी है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अद्विक की नीली नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। अदिति की कहीं एक बातें अद्विक ने सुन लिया था। उसने भी आकृति के गले पर बने उसे निशान को देखा तो उसका खून खौल उठा। अचानक उसके आंखों के सामने ऋतिक का चेहरा घूम गया, जिससे वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वह गुस्से से धन धन आते हुए वहां से चला गया। अद्विक एक रूम में लगे पंचिंग बैग पर एक के बाद एक लगातार पंचिंग किए जा रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसके कानों में अभी अभी अदिति ने जो कुछ भी आकृति से कहा था वो सारे जब गूंज रहे थे। उसकी आंखों के सामने आकृति का ऋतिक के इतने करीब होकर बातें करना, वह सीन भी घूमने लगा। जितना वो इन सबको याद करता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ा। आकृति और ऋतिक तो कॉलेज टाइम में काफी फेमस थे। कॉलेज में दोनों को बेस कपल कहा जाता था। टीना की कही ये बातें बार बार अद्विक के कानों में तेज तेज गूंज रहे थे। यह सब कुछ सोचते हुए अद्विक का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वो एक के बाद एक लगातार पंच किए जा रहा था। उसे ऐसा करते देख यही लग रहा था जैसे मानो वो उस पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकल रहा हो। ऐसा नहीं था कि उसे आकृति पर विश्वास नहीं था, पर वो अपने आंखों देखी बातों को भी झूठला नहीं पा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने आकृति और ऋतिक का एक दूसरे को गले लगाने वाला सीन ही आ रहा था। यह सब याद करके अद्विक की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे अब बहुत ही बेचैनी सा महसूस होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। क्या मेरी वाइफ और उस लड़के ऋतिक के बीच कुछ चल रहा है? क्या वो दोनों इतने करीब आ गए हैं? वाइफ ही कब से उस लड़के से मिल रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आकृति पर पूरा विश्वास है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी, वो मुझसे बहुत प्यार। अद्विक बोलते हुए अचानक से रुक गया। अब उसका दिल यह सब मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर उसका दिमाग बार बार उसी समय अद्विक को याद आने लगा कि कैसे वो हमेशा आकृति को टॉर्चर करता था, उसे अपने करीब भी नहीं आने देता था, जिससे आकृति को बहुत तकलीफ होती थी। और आज बस आकृति और ऋतिक को गले मिले देख उसे इतना बुरा लग रहा है। तब आकृति पर क्या बीती रही होगी जब वो उसके सामने ही टीना के करीब जाता था, उसे किस करता था, कैसे वो खुद की तकलीफ को सहन की होगी। क्या वो भी इसी तरह मेरे लिए तड़पी होगी? क्या मेरी बेरुखी आज आकृति को मुझसे इतना दूर कर दिया? अचानक से उसे ऐसा दिखने लगा कि जैसे आकृति उससे दूर जा रही है और वो बस आकृति को चिल्लाए जा और उसे रुकने के लिए बोल रहा है, पर आकृति पीछे मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखती और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। यह सब याद आते ही एक पल के लिए अद्विक की सा आकृति को खुद से दूर जाते हुए महसूस कर अचानक ही अद्विक की आंखें नम हो गई। उसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अपने सीने में तेज दर्द सा महसूस होने लगा। वह वही अपने चेहरे को हाथों में छुपाए हुए काफी देर तक बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। उसका जी कर रहा था कि वह अभी अपनी वाइफ के पास जाए और झट से उसे अपने सीने से लगा ले, क्योंकि उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और अभी उसे सिर्फ अपने वाइफ ही चाहिए थी। लेकिन अभी वहां उसकी वाइफ आकृति नहीं थी। पूर्णविराम। काफी देर तक वहीं बैठे रहने के बाद अधिक गहरी सांस लेकर चेयर पर से उठा वहां से बाहर निकल गया। वह सीधे अपने रूम में आया और कुछ ही देर में फ्रेश होकर तैयार हो गया। फिर अपने लैपटॉप बैग को अपने हाथों में ली सीढ़ियों से होते हुए बाहर आ गया। ड्राइवर पहले से ही वहां पर कार लिए खड़ा था। अद्विक बैंक सीट पर जाकर बैठ और ड्राइवर तुरंत अद्विक को लेकर के जाते ही एक कॉर्नर में खड़ी सुनैना जी बाहर निकले। उनके होठों पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। वह तुरंत ही अपने मोबाइल से टीना को कॉल किया। कुछ ही रिंग्स जाने के बाद टीना ने कॉल पिक किया। सुनैना जी टीना को सारी बातें बता दे। अद्विक का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टीना ने जब यह सुन तो उसे सब समझ आ गया। उसे सुनैना जी डॉट वरी आंटी, बहुत जल्द वह आकृति उस घर से बाहर होगी। टीना ने मुस्कुराते हुए सुनैना जी से कहा। सुनैना जी भी खुश हो गई और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि वह लड़की जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं जब जब भी उसे यहाँ देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। कुछ देर बात करने के बाद सुनैना जी ने कॉल कट कर देती है। अब वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ टीना के भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह रूम में जाकर कुछ ही देर में तैयार हुई और घर से बाहर निकल गई। अद्विक अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। सबसे पहले वह कॉन्फ्रेंस रूम में गया और कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट हो गई। उसे मीटिंग के दौरान भी अद्विक के चेहरे पर थोड़े परेशानी और गुस्से के भाव थे। वह मीटिंग पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। बार बार उसे आकृति के खुद से दूर जाने का डर सता रहा था। इतना डर तो कभी भी टीना को लेकर नहीं। 2 घंटे बाद अद्विक अपनी मीटिंग कंप्लीट करके वापस अपने केबिन में आया। वह अपने केबिन में चेयर पर पीछे की तरफ सिर टिकाए बैठ गया। कुछ ही देर में उसके डोर पर नाक की आवाज आई। अद्विक इस वक्त आंखें बंद किया ही अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन बॉस, मैंने वहां का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और वह प्रोजेक्ट भी हमें भेज चुकी है। एक लड़के की आवाज अद्विक के कानों में पड़े। इस आवाज को सुनते ही अद्विक ने झट से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने लड़का खड़ा था, जो कि दिखने में काफी हैंडसम था। सांवला रंग होने के बाद भी उसके नैन नक्श बहुत ही आकर्षक थे। अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रोहित अद्विक सामने खड़े लड़के की तरफ देख हल्की मुस्कान के साथ बोला। तभी वह लड़का आगे बोला, सर आज का आपका शेड्यूल। इतना बोलकर वह आदमी को सारे शेड्यूल बताने लगा। यह लड़का कोई और नहीं, आधे का खास असिस्टेंट रोहित है, जो कि अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। यह आदमी की असिस्टेंट के साथ साथ उसकी क्लासमेट भी था।
और रोहित को देखते हुए अद्विक को अपना पिछला जन्म याद आने लगा। कैसे पिछले जन्म में रोहित ने कई बार टीना की सच्चाई उसके सामने लाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उसने टीना और विवेक की साथ में इंटीमेट फोटोज भी दिखाई, पर अद्विक ने गुस्से से उन फोटोज को उसके मुंह पर दे मारा था और चिल्लाकर बोला था, तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम मेरी लाइफ में इंटर। यह सब सुनकर रोहित को बहुत बुरा लगा था और धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। यह सब याद करके अद्विक को खुद पर ही गिल्ट महसूस होने लगा। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए बैठा था। वहीं रोहित अद्विक को सारे शेड्यूल बताकर केबिन से जाने लगा। तभी अद्विक रोहित को रोकते हुए बोला, तुम ठीक हो रोहित? जैसे ही रोहित ने सुना वह चौंक गया, क्योंकि जब से टीना उसके लाइफ में आई थी अद्विक कभी भी उसे ढंग से बात नहीं करता था। यहाँ तक कि वह उसे सीधे मुंह बात करना भी बंद कर दिया था। पर आज अचानक ऐसे पूछने पर रोहित हैरान था। वह कुछ सेकंड वापस से चेयर पर पीछे की तरफ बैठ गया। अचानक ही कुछ ही देर बाद केबिन का डोर ओपन हुआ और टीना मटकते हुए अंदर आ गई। अद्विक जो कि अपनी आंखें बंद किए बैठे हुआ था, उसने देखा भी नहीं कि कौन आया है। उसे लगा कि शायद रोहित आया हो, तो वह बिना देखे ही बोला, रोहित जरा मेरे लिए स्ट्रांग कॉफी भिजवा देना। अद्विक की बात सुन तिरछा मुस्कुराई और चलते हुए तुरंत अद्विक के गोद में बैठ गया। ऐसे अचानक किसी के बैठने से अद्विक घबरा गया। वह झट से अपनी आंखें खोल तो उसके बहुत करीब टीना बैठी हुई थी। टीना को ऐसे अपने गोद में देख अद्विक गुस्से से लाल हो गया। उसे टीना से घिन आ रही थी। वह तुरंत ही टीना को उठाने लगा, पर तभी टीना अपने दोनों हाथों को वहीं टीना अद्विक के होठों को अपने लास्ट भरी नजरों से देख रही थी, जैसे मानो वह अभी ही इन्हें खा जाना चाहती हो। टीना अद्विक के होठों की तरफ देखते हुए अपनी लस्ती में बोली, बेबी यू लुक सो हॉट। इतना बोलकर टीना अद्विक के होठों की तरफ झुकने लगी, पर अद्विक तुरंत पीछे हट गया। ये देख टीना उसके टाई को पकड़ कर खींच लेती है और अद्विक के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचकर बोली, बेबी आई वांट टू किस यू। इतना बोलकर टीना अद्विक के होठों पर अपने होंठ रखने वाली थी कि तभी अद्विक तुरंत अपने चेहरे को दूसरे तरफ टर्न कर लेगा, जिससे टीना के होठ अद्विक के गालों को छू जाएंगे। पूर्णविराम। टीना अभी भी अद्विक के होठों को ही देख रही थी, क्योंकि वो अद्विक के होठों पर किस नहीं कर पाई थी। वही अद्विक टीना की लस्त भरी नजरों को साफ महसूस कर पा रहा था और उसको मन ही मन टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही टीना अद्विक के होठों को टच करने वाली थी कि तभी अद्विक अपने चेहरे को दूसरे तरफ फेर लिया और बिना किसी भाव के बोला, टीना हटो यहाँ से। क्या है बेबी, तुम तो मुझे भूल ही गए हो? अब तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते, मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते, और अगर मैं आज ऑफिस में ना आती तो कैसे तुमसे मिल पाती? तुम तो घर आते ही नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आखिर बात क्या है बेबी? टीना बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाकर अद्विक से बोली। अद्विक टीना को खुद के ऊपर से हटाया और बिना किसी भाव के बोल, कोई बात नहीं है और मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में किसी को भी यह सब पता चले और फालतू में लोग हमें लेकर गॉसिप करें। टीना को आगे की बात सुन बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर फिर कुछ सोच उसकी आंखों में चमक से आ गई। वह एक बार फिर से अद्विक के करीब बढ़ने लगी तो अद्विक तुरंत वही टेबल पर रखे फाइल को उठाकर उसे चेक करने लगा। उसी समय टीना का मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख टीना के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गए। वह कॉल पिक की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, यार तुझे इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिला है जो तुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है और तेरी बॉडी पर भी लव बाइट मार्क्स भी दिया है। तेरी आवाज में आ रही खुशी को महसूस कर साफ पता चल रहा है कि तू कल इंटीमेट होकर काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है। और एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो अब मुझसे दूर दूर ही रहता, और लव बाइट मार्क्स छोड़ना तो वह दूर की बात है। टीना की कही एक एक बातें अद्विक की कानों में जा रहे थे। लव बाइट वर्ड सुनकर अद्विक के कान खड़े हो गए। अचानक ही उसकी आंखों के सामने आकृति के गले पर बने व्हाइट मार्क्स का सीन नाचने लगा। इसका मतलब ऋतिक और आकृति दोनों कल इंटीमेट हुए थे। अद्विक टीना की बात सुन अपने मन ही मन बड़बड़ाया। अचानक से उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और हाथों की नसें देखने लगी। टीना अपनी तिरछी निगाहों से अद्विक के चेहरे को ही देख रही थी और अद्विक के चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव को देख उसके होठों की स्माइल बढ़ती ही जा रही थी। वह समझ गई थी कि उसका साथ अदिति अपने रूम में बैठे हुए आकृति की बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। उसे अपनी फ्रेंड आकृति की बहुत चिंता हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कल रात पार्टी में आकृति और उसके भाई के बीच ऐसा क्या हुआ कि वह दोनों एक दूसरे से बातें तक नहीं कर रहे हैं। वो काफी देर तक सोचती रही। पूर्णविराम। ऐसा क्या हुआ होगा? भाई और अक्कू के बीच कल रात पार्टी में होना हो, वो टीना वहां आई होगी और उसी ने कुछ ऐसा ड्रामा किया होगा। और अद्विक भाई तो वैसे भी उस टीना के प्यार में पागल है, वो जरूर उसके ड्रामे में आ गए होंगे और यही बात मेरी फ्रेंड को अच्छी नहीं लगी होगी। अदिति यह सब कुछ सोचते हुए बोली। पूर्णविराम। अगर इस बार टीना ने कुछ भी किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर उससे पहले मुझे सब सच जानना होगा कि आखिर कल रात क्या हुआ था। किससे पता चलेगा मुझे यह सब सच? यह सब बोलते हुए अदिति सोचने लग गई। अचानक से उसके मन में एक नाम आया, रक्षित जी। रक्षित का नाम याद आते ही उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन करण ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और रक्षित ने आकर उसे बचाया था। उसे याद आने लगा कि हमेशा जब भी वो मुसीबत में होती थी तो रक्षित ही आकर उसे बचाता है। अचानक ही उसे महीने पहले होटल रूम में जो कुछ हुआ वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। फ्लैशबैक। आज अदिति का लास्ट पेपर था, इसलिए सभी फ्रेंड्स ने पहले ही प्लान बना रखा था कि पेपर होने के बाद सब आज एंजॉय करने के लिए क्लब जाएंगे। अदिति बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। वह अपने फ्रेंड के साथ क्लब जाने वाली थी कि तभी उसने करण को भी कॉल करके वहां इन्वाइट कर लिया। करण ने जब यह सुना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और बोला। उसके सारे फ्रेंड्स जानते थे कि अदिति करण को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, पर इसके साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स ये भी जानते थे कि करण बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। वो कितना गिरा हुआ इंसान है। कई लोग तो उसे प्ले बॉय भी बोलते थे, पर अदिति उसके प्यार में पागल थी, इसलिए वो अपने किसी फ्रेंड की बातों को नहीं सुनती थी जो भी उसे समझाने की कोशिश करता। अदिति उन रात के 8:00 बजे सभी लोग क्लब में पहुंचे। आज सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश थे। अदिति ने ब्लैक कलर का शॉर्ट मिडी पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इन सब में अदिति कमाल की खूबसूरत लग रही थी। वहां क्लब में मौजूद सभी लड़कों की नजरें अदिति पर ही जाकर ठहर गई थी। सारे फ्रेंड्स एक तो अचानक ही उसे करण आता हुआ दिखा। ये देखकर अदिति बहुत खुश हो गई और भागते हुए करण के पास गई और तुरंत उसके गले लगते हुए बोली, करण तुम आ गए, आई एम सो हैप्पी। करण ने अदिति को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आप कोर्स बेबी तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? करण के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर तुरंत नामे सिर हिला दी। फिर अदिति करण को लेकर अपने सारे फ्रेंड्स के पास गई। सारे फ्रेंड्स करण को देख कोई खास खुश नहीं थे, पर अदिति के लिए सब मुस्कुराकर करण से मिले। फिर करण अदिति के साथ डांस करने लगा। करण डांस करते हुए अदिति को लेकर एक साइड आया और उसे ड्रिंक देते हुए बोला, बेबी दिस इज फॉर यू, ओ यू आर सो स्वीट बेबी, बैंक यू सो मच। इतना बोलकर अदिति तुरंत ही उस ड्रिंक को पीने लगी। अदिति जैसे जैसे उस ड्रिंक को पी रही थी करण की आंखों में साजिश के भाव साफ दिखाई देने लगे थे। करण के फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ गए थे। वही अदिति करण पर इतना विश्वास करती थी कि वो बिना कुछ ज्यादा सोच एक ही सांस में उसके दिए सारे ड्रिंक को पी गई। पूर्णविराम।
ड्रिंक पीने के बाद अदिति खुश होकर तुरंत ही वहां से फ्लोर पर डांस करने के लिए चली जाती है। करण भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ पकड़ कर डांस करने लगता है। वह अदिति के कमर में हाथ डालकर उसे बड़ी ही अजीब तरीके से यहाँ वहां टच कर रहा था। अदिति को ना जाने क्यों यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। पूर्णविराम। कुछ ही देर में अदिति को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। उसे अपने शरीर में गर्मी सा महसूस होने लगता है। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, बेबी ना जाने क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। इतना कहकर अदिति वहां से जाने लगती है कि तभी करण उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको बेबी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वॉशरूम तक पहुंचते पहुंचते अदिति की हालत खराब होने लगी थी। असल में करण ने उस ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, जिस कारण अदिति का शरीर गर्म होने लगा था और अब उस पर ड्रग्स का असर होने लगा था। पूर्णविराम। वो अब लड़खड़ा कर गिरने लगती है। ये देखकर करण तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। अदिति हंसते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है करण, मैंने तो इतना ड्रिंक भी नहीं किया, फिर मुझे अजीब सा क्यों हो रहा है। करण तुरंत ही अदिति को अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है,